नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल ने उसकी सोच का अनुसरण किया। अब तक के सबसे अच्छे आम लोग भी 20 वर्ष की आयु के आसपास थे। फिर भी उनमें से अधिकांश मध्यवर्ती स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए थे। ये बात बहुत कुछ कहती थी। जो लोग उस स्तर तक पहुंचे थे उन्हें या तो समर्थन प्राप्त था, चाहे वे साहसी हो, शिकारी हो या धनी लोगों के पुत्र हो, या वे हजारों में एक थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और जीवित रहने की प्रवृत्ति के बल पर यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन बाकी सब, वे बहादुर थे, लेकिन बिना कर्म के बहादुरी मात्र शोर मचाने के बराबर थी। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें कोई दिलचस्प शख्सियत नहीं थी। माइकल की निगाहें मंच पर कदम रखने वाले अगले प्रतिभागी पर टिक गईं, एक विशालकाय युवक जिसका शरीर भालू जैसा था और चेहरा अजीब तरह से कोमल और युवा दिख रहा था। वह एक प्रकार की सुस्त ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था, हर कदम धीमा लेकिन स्थिर था, मानो कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती हो। उनकी भुजाओं का आकार ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। माइकल ने उसे तुरंत पहचान लिया। उगा, उसे अभी अभी अधिकारी से नाम पता चला। कल इस युवक का सामना 5 मध्यम श्रेणी के भेड़ियों से हुआ और वह न केवल बच गया बल्कि उसने उनसे कुछ इस तरह से निपटा जो लगभग मनोरंजन की सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि उसने गंभीरता नहीं दिखाई थी, फिर भी कोई भी जानवर फायदा नहीं उठा सका। माइकल ने पूरी घटना को दिलचस्पी से देखा था। लड़के ने दिखावा नहीं किया था। मैंने झूठ नहीं बोला था। जब उसे जरूरत पड़ी तो वह तुरंत हट गया। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। वह इतनी दूरी से डिटेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे एक बात बताई। उगा शायद सिर्फ मध्यवर्ती स्तर पर ही नहीं था, वह संभवतः उन्नत स्तर पर था। खुद वह युवक भी यहाँ का निवासी जैसा नहीं लग रहा था। उसका मासूम चेहरा, बिखरे हुए बाल और मोटे बड़े हाथ। फिर भी सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, मानो प्रकृति ने स्वयं ही तय कर लिया हो। हाँ, मुस्कान में लिपटी शक्ति ऐसी ही दिखती है। क्या वो? रेन झुककर घूरने लगा। वो वही आदमी है जो कल मिला था, है ना? माइकल ने एक बार सिर हिलाया। वह सामान्य नहीं है, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं। माइकल सहमत हो गया। अंततः एक वास्तविक खतरा, कुलीन नहीं, एक शांत प्राणी जो सबके सामने छिपा हुआ है। जैसे ही युगा ने मंच पर कदम रखा, अखाड़े का माहौल थोड़ा बदल गया। डर के मारे नहीं, लेकिन भ्रम की स्थिति। युवक का विशाल शरीर उसके लगभग मासूम चेहरे से मेल नहीं खाता था, इसलिए पहली नजर में उसे गंभीरता से लेना मुश्किल था। उसने कोई कवच नहीं पहना था, कोई हथियार भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मोटे मोटे अंग आलस से उसके बगल में लटके हुए थे। उसके सामने खड़ा वह कुलीन व्यक्ति, एक लंबा दुबला पतला लड़का जिसने नीले रंग का कवच पहना हुआ था और जिसकी छाती पर चांदी का अर्धचंद्राकार चिन्ह था, ने उसे तुरंत ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उस रईस का नाम कैलन ड्यूरेथ था। वह हाउस ड्यूरेथ का उभरता हुआ वारिस था, जो एक छोटा सा रईस परिवार था और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अधिक जाना जाता था, न कि अपने प्रभाव के लिए। और वह स्पष्ट रूप से खुश नहीं था। जैसे ही शुरू करने का संकेत मिला, कैलन ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आवाज बुलंद की, आत्मविश्वास से भरी, उपहासपूर्ण और इतनी ऊंची कि पूरा स्टेडियम उसे सुन सके। आज सब कुछ सुना जा सकता था। किसी तरह की ध्वनि प्रवर्धन तकनीक का प्रयोग हो रहा था। कल ऐसा नहीं था। संभवतः अखाड़े की संरचना में ही कुछ अंतर्निहित था, या फिर किसी अधिकारी द्वारा किया गया था। किसी भी स्थिति में मंच पर कही गई कोई भी बात अब उपस्थित सभी लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। कैलन मुस्कुराया, जाहिर तौर पर वह इस बात से अवगत था। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? उसने उगा की ओर इशारा करते हुए उपहास किया। क्या ये कोई मजाक है? कोई जवाब नहीं। क्या तुम अपना सामान भूल गए, या ये कोई चाल है? कैलन हंसते हुए अपनी तलवार पर झुक गया। क्या तुम अपने उस भालू जैसे चेहरे से मुझे भ्रमित करना चाहते हो? कुलीन वर्ग की ओर से हंसी की आवाज आई। बाकी लोगों में से भी कुछ लोगों ने हल्की फुल्की हंसी हंसी। उगा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब खुद को देखो, कैलन ने आगे कहा। तुम्हारे हाथ में तो कोई हथियार भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि यह पशुओं को खींचने की प्रतियोगिता है, या तुमने इस जगह को अस्तबल समझ लिया है? और भी हंसी। उगा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर उसने अपना मुंह खोला। उगा के पास हाथ है, उसने धीमी और नीची आवाज में कहा। उगा को लाठी वाले लड़के के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। मैदान में सन्नाटा छा गया। क्या उसने अभी अभी कहा? रेन ने पलकें झपकाई। उगा ने समझदारी से खुद को सिर हिलाकर सहमति जताई, फिर कहा, इस दुबले पतले लड़के का मुंह बहुत बड़ा है, दिमाग बहुत छोटा है। कुछ लोगों ने हैरानी से सांसें ली और दबी हुई खर्राटे की आवाजें निकाली। माइकल की पलक फड़क उठी। ये एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया थी। कैलन की मुस्कान फीकी पड़ गई, फिर तेज हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम मजा किया हो? उगा सोचता नहीं है, उगा ने अपना सिर थपथपाते हुए कहा। उगा जानता है। कैलन के होंठ पतले हो गए। उसने एक ही झटके में अपनी तलवार निकाली और आगे की ओर झपटा। तेज, सटीक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित। ये हमला उगा के कंधे पर किया गया था, जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपमानित करने के लिए। ये लैंड नहीं हुआ। उगा एक तरफ झुक गया, न कदम बढ़ाया न पीछे हटा, बस झुक गया, मानो हवा ने उसे हल्का सा धक्का दिया हो। तलवार उसकी बाह से 1 इंच दूर से गुजरी। कैलन की भौहें तन गईं। उसने फिर वार किया, एक और वार, इस बार नीचे की ओर। उगा सहजता से दूसरी ओर मुड़ गया, मानो कैलन की तलवार एक धीमी हवा हो और वह बस किसी सपने में झूल रहा हो। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कैलन का चेहरा तनावग्रस्त हो गया।
उसने अपनी गति बढ़ा दी। 3 प्रहार, 4, 6, सब साफ, सब तेज, कोई संबंध नहीं। उगा गंभीर नहीं लग रहा था, बल्कि वह खोया खोया सा लग रहा था, मानो नाश्ते के बारे में सोच रहा हो। फिर उगा ने हिलना डुलना बंद कर दिया। कैलन बीच में ही रुक गया, उसकी सांसें थोड़ी फूल रही थीं और कनपटी पर पसीना आने लगा था। उगा ने हाथ उठाया। स्टिक बॉय को जाकर बैठ जाना चाहिए, कैलन ने तेवर चढ़ाते हुए कहा। क्या? उगा डर गया। उस विशालकाय युवक ने पूरी ईमानदारी से कहा। उगा ने बहुत जोर से मारा। दुबले पतले लड़के का शरीर नाजुक लग रहा है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटे की गूंज सुनाई दी। आम लोगों की तरफ से भी सन्नाटा छा गया। फिर कहीं से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, फिर दूसरी। दबी हुई हंसी की एक लहर फैल गई, हालांकि किसी ने भी खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं की। रेन को छोड़कर उसका दम घुट गया। माइकल की आंखें एक बार फिर फड़क उठी और इस बार वह मुस्कुराया। उस रईस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें यह मजेदार लगता है, तुम मोटे बैल। उगा ने धीरे से पलकें झपकाई। हाँ। फिर शरीर की मुद्रा में बिना कोई बदलाव किए उगा आगे बढ़ा। एक कदम, एक हथेली, ये कोमल था। वास्तव में एक हल्की सी थपकी कैलन की छाती पर सपाट और खुला सा स्पर्श, लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल भी सौम्य नहीं था। बूम! कैलन उड़ गया। ठोकर नहीं खाई, उड़ गया। उसका कवचधारी शरीर जमीन से ऊपर उठ गया और एक गाड़ी से फेंके गए आटे के बोरे की तरह पीछे की ओर उछल पड़ा। वह अखाड़े के फर्श पर जोरदार धमक के साथ गिरा, कई फीट तक घिसटता हुआ अंततः मंच के किनारे के पास रुका। उसके अंग एक फेंकी हुई कठपुतली की तरह फैले हुए थे। मौन। फिर भीड़ में सामूहिक रूप से एक सिसकी की लहर दौड़ गई। उगा ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। उगा ने चेतावनी दी थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उगा का दबदबा बहुत मजबूत है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लगभग आलस्य से उगा ने नीले वस्त्र पहने अधिकारियों की ओर रुख किया। क्या अब उगा जीत गया? उस महिला ने पलके भी नहीं झपकाई। उसने अपना हाथ उठाया और बोली, विजेता उगा। मैच खत्म हो गया था, लेकिन इसके झटके पूरे मैदान में महसूस किए जा रहे थे। काफी देर तक कोई नहीं हिला। कुलीन वर्ग, जो पहले इतना आत्मसंतुष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब एकदम शांत हो गया था। जो लोग पहले सबसे जोर से हंस रहे थे, वे भी अब अकड़े हुए बैठे थे। उनकी निगाहें उगा पर टिकी हुई थी, मानो वे ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। वहीं उगा ने इस ध्यान का आनंद नहीं उठाया। उसने भीड़ की ओर हल्का सा हाथ हिलाया, दोपहर के भोजन के बारे में कुछ बुदबुदाया और ऐसे मन से चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। माइकल अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। उसके चेहरे के भावों को समझना मुश्किल था। कैलन ड्यूरेट का नंबर टैग बिना किसी औपचारिकता के उतार लिया गया। कोई बहस नहीं हुई, वह उठे तक नहीं। सहायक उन्हें दर्द से कराहते और शर्म से लाल चेहरे के साथ मैदान से बाहर ले गए, दर्द से नहीं बल्कि अपमान से। एक कुलीन व्यक्ति का पतन हो गया था, और वह सिर्फ गिरा ही नहीं था, उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी। एक आम आदमी द्वारा। माइकल की निगाहें धीरे धीरे अखाड़े का जायजा लेने लगी। 57 रईस प्रवेश कर चुके थे, 10 बीत चुके थे। उन सभी ने केवल कमजोर आम लोगों से ही लड़ाई की थी। अगर उगा वहां नहीं होता तो संख्या 11 होती। दूसरी ओर केवल 5 आम लोग ही सफल हो पाए। 5 उगा को छोड़कर सभी उम्रदराज थे। जिन पुरुषों को वास्तविक युद्ध का अनुभव था, वे संभवतः साहसी या शिकारी थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी पहले से ही मध्यवर्ती रैंक पर थे। माइकल ने अपनी निगाहें नीचे की और हिसाब लगाया। कुल 178 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब तक 35 मैच हो चुके हैं, जिनमें से 70 लोग पहले ही खेल चुके हैं। 16 अगले राउंड में पहुंचे, 54 बाहर हो गए। 10 कुलीन, 5 आम लोग, 1 उगा। इसके बाद 108 प्रतिभागी बचे, जिसका मतलब था कि 54 मैच शेष थे। उसने एक बार अपना पैर थपथपाया। इतना काफी था। अधिकारी शाम से पहले काम खत्म करना चाहेंगे। अब दर्शक शांत थे। उगा के प्रदर्शन ने धारणाओं को झकझोर दिया था। अचानक कुलीन और आम आदमी के बीच की रेखा पहले से कहीं अधिक धुंधली लगने लगी थी, लेकिन ढांचा बरकरार रहा। कुल मिलाकर 57 रईस थे। एक खिलाड़ी बाहर हो गया, कैलन ड्यूरेट। 10 लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे। इस प्रकार 46 कुलीन शेष रह गए, और संभावना यही थी कि उनमें से अधिकतर का सामना आम लोगों से ही होगा। यह प्रवृत्ति अब पूर्वानुमानित थी। माइकल ने रेन की ओर देखा, जो अभी भी नाराज लग रहा था लेकिन थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 54 मैच, 108 लोग। अब उसकी बारी आने वाली थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह जल्द ही हो जाए। किसी कारण के लिए उसे आलू खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। मैच जारी रहे। कुलीन बनाम आम आदमी बनाम आम आदमी। इक्का दुक्का शानदार हार देखने को मिल जाती है, लेकिन ऐसी हार बहुत कम होती है। फिर भी वे घटनाएं घट रही थीं। धीरे से उगा के मैच के बाद अखाड़े में तनाव और गहराता चला गया। अधिकारियों ने एक पल भी विराम नहीं लिया। अगले खिलाड़ियों के नाम तुरंत पुकारे गए, लेकिन दर्शक अब आगे झुक गए थे। उनकी निगाहें पहले से कहीं अधिक पैनी थीं। अब उन्हें यह विश्वास नहीं था कि केवल वंशी जीत की गारंटी देता है। माइकल ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया। कुछ आम लोग पहले की तरह भोले भले और आसानी से बहकावे में आने वाले लोग नहीं थे। वे ऐसे लड़े जैसे खून बहने के आदि लोग लड़ रहे हों। सिर्फ 3 मैचों में, केवल 3 मैचों में माइकल ने रईसों को हारते हुए देखा। कोई भी हार कैलन की हार जितनी क्रूर नहीं थी, लेकिन हर हार ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी। एक कुलीन व्यक्ति को कंधे में चोट लगने के बाद आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अन्य व्यक्ति को लोहे के मुक्के चलाने वाले एक झगड़ालू व्यक्ति के जोरदार प्रहार से बेहोश कर दिया गया। तीसरे प्रतिद्वंदी को बेहोशी की हालत में मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। एक सटीक कोहनी के प्रहार ने कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म कर दी। फिर भी दर्जन में से 3 कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये भ्रम को दूर करने के लिए काफी था।
और यद्यपि अनुपात काफी हद तक असंतुलित रहा, कुलीन वर्ग उपकरणों और तकनीक में अपने सरासर लाभ के कारण जीतता रहा, लेकिन दरारें दिखनी शुरू हो गई थी। स्टील तो स्टील ही था, मांस तो मांस ही था। प्रतिभा हमेशा किसी प्रतीक चिन्ह के साथ नहीं आती थी। और भी झड़पें हुई, एक और कुलीन व्यक्ति मारा गया, इस बार एक भलाधारी योद्धा के हाथों, जिसकी आंखें इतनी थकी हुई लग रही थी कि उसे अपने स्वाभिमान की कोई परवाह नहीं थी। वह ऐसे लड़ रहा था मानो यह उसका आखिरी मौका हो, और शायद सच में था भी। वह आगे बढ़ा, उसका नंबर टैग किसी ने नहीं लिया था। माइकल ने अपने मन में संख्याओं को फिर से दोहराया। इस समय तक 45 मैच पूरे हो चुके थे। 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 20 लोग आगे बढ़ चुके थे, जिनमें अब 3 आम लोग भी शामिल थे जिन्होंने रईसों को हरा दिया था। उगा के मैच के बाद से अब तक 8 और जीत दर्ज की जा चुकी है। उसने झटपट हिसाब लगा लिया, कुल 178। 90 लोगों ने लड़ाई लड़ी, 88 बचे हैं। अभी 44 मैच बाकी हैं। समय नजदीक आ रहा था। अब भीड़ और भी बेचैन हो गई थी। सूरज की स्थिति थोड़ी बदल गई थी, जिससे अखाड़े के किनारों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। माइकल ने अधिकारियों को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। वे शायद इस बात का हिसाब लगा रहे थे कि उन्हें कितनी जल्दी काम आगे बढ़ाना है। तब अगली जोड़ी, नीले वस्त्रधारी महिला ने हमेशा की तरह शांत और तीक्ष्ण आवाज में कहा, रेन नोआ। माइकल की आंखें अचानक खुल गईं। उसके बगल में रेन ने पलकें झपकाईं। एक पल के लिए वह हिला तक नहीं, फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। खैर, उसने उंगलियां चटकाते हुए बुदबुदाया, लगता है अब मेरी बारी है निराश करने की। उसने एक बार अपने कंधे हिलाए, माइकल की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली और मुस्कुराया, और फिर वह मंच की ओर चल पड़ा। मैदान के ऊपर बने अपने ऊंचे मंच से नीले वस्त्र पहने दोनों अधिकारियों ने अभ्यासपूर्ण शांति के साथ कार्यवाही देखी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बाहें पीठ के पीछे मोड़ रखी थी। महिला उसके बगल में बैठी थी, एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था। उसकी मुद्रा सहज थी, लेकिन निगाहें पैनी थी। कल तक पहले मुकदमे के बाद से ही 3 नाम उनके लिए सबसे अलग दिख रहे थे, उगा, रेन और माइक। हर किसी के अलग अलग कारण हैं। उगा की ताकत अपरंपरागत थी। अधिकारियों ने उन्हें पहले ही एक समस्या या एक मूल्यवान संपत्ति करार दे दिया था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि परिस्थितियां कैसे सामने आती हैं। वह अप्रत्याशित थे। फिर रेन थे। उनकी उपस्थिति शांत और विनम्र थी, लेकिन उनकी तलवारबाजी असाधारण रूप से निपुण। दूसरों के विपरीत उनकी तकनीकें सहज और प्रवाहमय थीं। हालांकि उगा और माइकल की तुलना में वह तीनों में सबसे कमजोर था। प्रतिभा में नहीं, बल्कि समग्र व्यक्तित्व में। वह डरावना नहीं था, उसमें वह दमनकारी प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति ने उसे उनकी निगरानी सूची में जगह दिला दी थी। फिर माइक आया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। जिस क्षण वह पहले परीक्षण में एक प्रेत की तरह चला आया, उन दोनों ने उस पर ध्यान दिया था। जिस सहजता से उसने भेड़ियों को पराजित किया, जिस शांति से उसने बिना किसी तनाव के दूसरे प्रतिभागी को निष्क्रिय कर दिया, वह सब कुछ बहुत ही सहज था। उस व्यक्ति ने चुपके से अपने भीतरी वस्त्र से एक पतली नोटबुक निकाली। वह टिप्पणियों से भरी हुई थी। स्तर अनिश्चित है, कम से कम उन्नत चरण, संभवतः ग्रैंड टियर, रूप रंग लगभग 18-19 वर्ष की आयु, संदिग्ध। उन तीनों में से उनका मानना था कि रेन को समझना सबसे आसान होगा, उगा के स्वभाव का अनुमान लगाना सबसे कठिन होगा। लेकिन माइकल ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें असहज महसूस कराया। जैसे ही रेन ने मंच पर कदम रखा, दोनों अधिकारियों ने उन्हें देखा, अपेक्षा से नहीं बल्कि रुचि से। इन तीनों में से वह शायद सबसे कम डरावना है, लेकिन कभी कभी बिना किसी आभा वाले लोग ही सबसे गहरा घाव देते हैं। रेन ने अखाड़े के चबूतरे पर कदम रखा। उसके जूते पत्थर के फर्श पर बिना आवाज किए चले। छत पर लगे शीशों के ऊपर से सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी निगाहें अपने प्रतिद्वंदी पर टिकी थीं। उसके सामने इंतजार कर रहा युवक सुनहरे धागे से सजे हुए उत्तम नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था। उनकी शारीरिक मुद्रा एकदम सही थी, ठुड्डी थोड़ी उठी हुई थी। उनका हर अंग परिष्कार, वंश और पद का प्रमाण था। रेन उसे नहीं जानता था, लेकिन नीले वस्त्र पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बदौलत वह उसका नाम जानता था, डार्विन ए लॉरेंस। कुलीन वर्गों के बीच यह एक ऐसा नाम था जिसकी चर्चा आपस में फुसफुसाकर की जाती थी। 24 वर्ष का उपस्थित सबसे उम्रदराज रईसों में से एक और एक उन्नत श्रेणी का जादूगर। इसके विपरीत रेन देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था। उसकी कमर पर बंधी लकड़ी की तलवार पर कोई अलंकरण नहीं था, और यद्यपि वह भी जन्म से कुलीन था, लेकिन उपस्थित लोगों में से एक भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था। आम लोगों को वह उन्हीं में से एक लगता था। रेन को इस बात से नफरत थी कि यह बात उसे कितना परेशान करती थी। ऐसा नहीं था कि वह आम लोगों से घृणा करता था, बल्कि एक नूह होने के नाते उसका जीवन लक्ष्य अपने वंश को महानता का एहसास दिलाना था। डर से नहीं, बल्कि विस्मय से। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, डार्विन ने कहा। उसकी आवाज सहज, आत्मविश्वास से पूर्ण और इतनी बुलंद थी कि दूर तक सुनाई दे सके। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट फैल गई, यहां तक कि नीले वस्त्र पहने अधिकारियों ने भी एक दूसरे की ओर देखा। रेन ने पलकें झपकाईं, फिर भौहें सिकुड़ी। उसने अभी तक अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। क्या? उसने सपाट स्वर में पूछा। डार्विन मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसके लहजे में दया झलक रही थी। मैं तुम्हें अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। कुछ लोगों ने हैरानी से सांसें रोकी। रेन का जबड़ा थोड़ा तन गया, उसकी उंगलियां उसकी लकड़ी की तलवार के मुठ के पास फड़कने लगी। उसने गहरी सांस ली। तो तुम मुझे कम आंक रहे हो? डार्विन ने शांत भाव से सिर हिलाया। नहीं। उसकी नजर पल भर के लिए लकड़ी की तलवार पर पड़ी। लेकिन अगर मैं तुम्हें गंभीरता से लेना भी चाहूं, तो तुम्हारी कमर पर बंधी वो चीज इसे मुश्किल बना देती है। इस बार रईसों ने हंस दिया, लेकिन आम लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देख लिया था कि वह लकड़ी की तलवार क्या कर सकती है।
फिर भी रेन के चेहरे पर तेवर और मुस्कान के बीच एक अजीब सा भाव बना रहा। वह गुस्से में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बस वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि डाविन के बारे में कैसा महसूस करे। उनकी आवाज में जरा भी अहंकार नहीं था, न ही कोई द्वेष, न ही कोई तिरस्कार। इससे उसके प्रति नफरत करना मुश्किल हो गया। वह गर्वित तो था लेकिन असहनीय नहीं। रेन ने थोड़ा सिर झुकाते हुए बुदबुदाया, मुझे लगता है कि हमें पहले लड़ना चाहिए, ये तय करने से पहले कि किसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। डाविन ने आह भरी, मैंने ये बात दयालुतावश कही थी, अपमान करने के लिए नहीं। मैं एक उन्नत श्रेणी का जादूगर हूँ। वह कुछ देर रुका, उसके चेहरे पर शांति और संयम का भाव था। आपको हार मान लेनी चाहिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रेन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी लकड़ी की तलवार को पकड़ लिया। अभी उसे निकाला नहीं था, बस पकड़े रखा था। तुम ताकतवर हो सकते हो, तुम सही भी हो सकते हो, लेकिन मैं यहाँ तक सिर्फ इस तलवार के सहारे ही पहुंचा हूँ। उसने ऊपर देखा, उसकी भूरी आंखें डाविन की आंखों से मिली। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर यह प्रतियोगिता से पहले होता तो रेन को खुद पर विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा कर सकता है। एक तो उसके सामने खड़ा वह कुलीन व्यक्ति सचमुच का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। दो, उन्हें खुद में एक सच्चा मजबूत व्यक्ति होने का एहसास नहीं हुआ। हालांकि घर छोड़ने के बाद उनकी दृष्टि में बदलाव आने लगा। यकीन मानिए, ये युवा दूसरा माइक तो नहीं बन सकता है ना। अगर उसे नहीं लगता कि वह माइक से हार जाएगा तो उसे उस व्यक्ति से नहीं हारना चाहिए। अधिकारी के मंच से महिला ने अपना हाथ उठाया और कहा, शुरू कीजिए। डाविन की आंखें चमक उठी और उसके शरीर से ऊर्जा की एक लहर सी निकली। ऊर्जा के इस प्रवाह से उसके पैरों के नीचे का पत्थर थोड़ा सा चटक गया। हवा उसके पीछे उमड़ पड़ी। जादू उसके चारों ओर एक अदृश्य आवरण की तरह मंडरा रहा था। रईसों ने जय जयकार करते हुए अपनी सहमति जताई। उन्हें यही उम्मीद थी, वास्तविक प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन रेन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और सांस छोड़ी। फिर उसने एक ही सहज गति में लकड़ी की तलवार निकाल ली। इससे कोई आवाज नहीं आई, कोई जादुई चमक नहीं, कोई आभा नहीं, बस लकड़ी के कपड़े से रगड़ने की हल्की सी सरसराहट। लेकिन फिर भी माहौल बदल गया। नाटकीय ढंग से नहीं, जोर जोर से नहीं, लेकिन इतना काफी है। कुछ आम लोग आगे की ओर झुक गए। अधिकारियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह पहली बार था जब रेन किसी जादूगर से लड़ रहा था। डाविन ने हाथ उठाया, तुरंत एक जादुई घेरा बन गया और नीली सफेद रोशनी तुरंत एकत्रित हो गई। जादू ने एक सर्पिलाकार छत्ते का आकार ले लिया। आग की प्रत्येक चिंगारी भयावह सटीकता के साथ एक दूसरे से जुड़ती चली गई। रेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है, बस इतना पता था कि इसे देखने से जलन होती है। वह अचानक प्रकट हुए उस मंत्र को देखकर अचंभित रह गया, जो ऐसा लग रहा था मानो हवा में 3 ही स्ट्रोक में बनाया गया हो। जादू तेजी से आगे बढ़ा, तेज। एक पल के लिए रेन की सहज प्रवृत्ति ने उसे बचने के लिए चीख चीख कर कहा। उसके पैर फड़फड़ाए, उसकी पकड़ मजबूत हुई और फिर वह रुक गया। किसी चीज ने उसे हिलने डुलने से मना किया। ये तर्क नहीं था, न ही प्रशिक्षण, ये साहस भी नहीं था। उसके मन में बस एक फुसफुसाहट थी, इसे काटे। उसकी भौहें तन गईं, जादू को काट दो। लेकिन फिर भी यह विचार मन में बना रहा और दोबारा सोचने से पहले ही वह आगे बढ़ गया। रेन ने अपनी लकड़ी की तलवार को एक तेज साफ चाप में घुमाया, न कुछ दिखावटी, न कुछ जटिल, बस एक छोटा सा कट। आग का बवंडर उस पर टूट पड़ा और अलग हो गए। जादू के बिखरने पर हवा में एक लहर सी गूंज उठी, मानो वह मात्र कपड़ा हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि डाविन की आंखें भी चौड़ी हो गईं। रेन अविश्वास से अपनी तलवार को घूर रहा था। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ खुल गया हो, एक दरवाजा नहीं, एक दहलीज। एक क्षण के लिए जब तलवार का सामना जादू से हुआ तो उसने खुद को न केवल अपने आप से बल्कि किसी वृहद शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस किया। डाविन ने इंतजार नहीं किया। एक और जादुई शक्ति सक्रिय हो उठी। इस बार 5 तेज धार वाले आग के टुकड़े आगे की ओर बढ़े। रेन अपनी जगह से नहीं हिला। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। एक कदम पीछे, बाईं ओर एक वार, कलाई का एक झटका। उसकी तलवार उसके साथ ऐसे चलती थी मानो विचारों का ही एक विस्तार हो। प्रत्येक मंत्र बीच हवा में ही कट गया, हानिरहित चमक में बिखर गया। रईसों ने जयकारे लगाना बंद कर दिया। आम लोग अपनी सीटों से उठने लगे। जैसे ही डाविन के मंत्रों का अंतिम अंश चमकते हुए टुकड़ों में गायब हुआ, रेन स्थिर खड़ा रहा। उसकी तलवार उसकी बगल में झुकी हुई थी। भीड़ की फुसफुसाहटें मुश्किल से ही उस तक पहुंच पा रही थीं। एक पल के लिए अखाड़ा उसकी चेतना से ओझल हो गया। उसके मन के पिछले हिस्से में कुछ हलचल सी मची हुई थी, धुंधली सी, जैसे कोई स्मृति कोहरे से उभर रही हो। उसने पलकें झपकाईं और वह फिर से 5 साल का हो गया। उस समय सूरज की रोशनी नर्म हुआ करती थी। आज उनका जन्मदिन था। उनके पिता, जो अपने स्वभाव से संयमी लेकिन स्नेहशील थे, ने उन्हें एक उपहार दिया था, एक लकड़ी की तलवार। बाजार से खरीदा हुआ नहीं, हाथ से बना हुआ। लकड़ी गहरे रंग की, चिकनी और अजीब तरह से भारी थी। उसके पिता ने यह नहीं बताया कि उन्हें ये कहाँ से मिली, बस इतना कहा कि यह एक उपहार है जिसे हमेशा अपने पास रखना है। रेन बड़ी बड़ी आंखों से हंसते हुए तब से इसे हर जगह अपने साथ ले जाती थी। वह तो उसे अपने बगल में रखकर ही सोता था। उसे याद था कि वह नारीपन से उसे हवा में घुमाता था, मुर्गियों का पीछा करता था और एक शूरवीर होने का नाटक करता था। जब भी वह जोर से धड़ाम से गिरता था तो उसे अपने सीने में उठने वाला गर्व का गर्म एहसास याद आता था। लेकिन इसके बाद कुछ और ही हुआ। एक भावना, जब भी वह तलवार चलाता कुछ हलचल होती थी, जैसे कोई सोता हुआ जानवर धीमी धीमी सांसें ले रहा हो। उसे यह समझ नहीं आया, लेकिन उसे अच्छा लगा। घटना घटने तक वह 7 साल का था। शाम का समय था और वह परिवार के पश्चिमी खेत के पास अकेला था।
उसे याद आया कि वह खाली हवा में तलवार चला रहा था और अपने मन में मौजूद अदृश्य दुश्मनों पर मुस्कुरा रहा था। और फिर बिना किसी आवाज या चेतावनी के कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को तहस नहस कर दिया। आधा मैदान गायब हो गया। न आग, न कंपन, कम से कम एक पल बाद तक तो नहीं। बस सन्नाटा, फसलें, मिट्टी, बाढ़ सब गायब हो गए। वह वहां कांपता हुआ खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उसके पिता हौंफते हुए और पीले पड़े हुए वहां पहुंचे। रेन ने पहली बार उस आदमी की आंखों में डर देखा, विनाश से नहीं बल्कि उससे। उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए, केवल सन्नाटा था। फिर प्रशिक्षण शुरू हुआ, कठिन, दोहराव वाला और एकाग्रता से भरा। लेकिन तलवार का जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। उस रात नहीं, उसके बाद के वर्षों में भी नहीं। और वो अनुभूति, वो कभी पूरी तरह से वापस नहीं आई। कभी कभी वह तलवार की सतह पर हल्की सी अजीब सी चमक बिखेर सकता था। अब तक तो ऐसा ही था। वर्तमान में लौटकर रेन ने लकड़ी की तलवार पर नीचे देखा। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। यह महज एक उपकरण नहीं था। ये कभी भी महज एक उपकरण नहीं था। उस रात ने एक गहरा घाव छोड़ दिया था, न सिर्फ धरती पर बल्कि उसके मन पर भी। उसके पिता ने फिर कभी तलवार पर भरोसा नहीं किया, शायद उस पर भी नहीं। लेकिन अब जब ब्लेड से हल्की सी भनभनाहट की आवाज आ रही थी तो रेन को डर नहीं लग रहा था। उसे पूर्णता का एहसास हुआ। उसके अंदर जो भी चीज थी वह फिर से जागृत हो गई थी, स्पष्टता के साथ, मानो यह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। डार्विन ने दोबारा गेंद फेंकने की कोशिश की। उसका हाथ उठा, उसकी उंगलियों पर माना ऊर्जा घूमने लगी जिससे एक चमकते हुए वृत्त की रूपरेखा बन गई। लेकिन फिर वह जम गया। उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसकी पुतलियां फैल गईं। उसकी गर्दन पर एक पतली ठंडी सनसनी हुई। न दबाव, न गर्मी, बस किसी ऐसी चीज का हल्का सा एहसास जो वहां नहीं होना चाहिए था। खून, एक मोती उसके कान के नीचे से फिसलकर उसकी कॉलरबोन पर आ गया। डार्विन का हाथ कांप रहा था। उसने रेन को हिलते हुए नहीं देखा था, किसी के पास नहीं था, लेकिन किसी चीज ने उसे छू लिया था। और अगर वह और गहरा होता तो वह सिर्फ एक घाव नहीं होता, वह अंत होता। उसके हाथ में मौजूद मंत्र चिंगारियों में तब्दील हो गया। और फैसले का इंतजार किए बिना डार्विन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और स्थिर लेकिन धीमी आवाज में कहा, मैंने उपज की। मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग पलके झपकाते हुए असमंजस में पड़ गए कि उन्होंने सही सुना है या नहीं। लेकिन नीले वस्त्रधारी महिला ने जरा भी संकोच नहीं किया। विजेता रेन नोआ। इसका असर तुरंत देखने को मिला। दर्शकों में सदमे की लहर दौड़ गई। किसी कुलीन व्यक्ति की हार के कारण नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन क्योंकि उस कुलीन व्यक्ति ने हार स्वीकार कर ली थी। ये जानना जरूरी है कि यदि नीली वर्दी वाले अधिकारियों ने हस्तक्षेप न किया होता तो हारने वाले अन्य रईस अपने गौरव के लिए लड़ते रहते। रेन ने अपनी मुद्रा सीधी की और एक शूरवीर की सलामी दी, मुट्ठी छाती पर रखी, फिर झुककर प्रणाम किया। हार में भी संयमित रहने वाले डार्विन ने जादूगरों की तरह अभिवादन करते हुए इस भाव का जवाब दिया, अपनी उंगलियों को अपने दिल पर एक साथ दबाकर और एक बार झुकाकर मौन स्वीकृति व्यक्त की। फिर वह मुड़ा और मंच से चला गया। गरिमा में पराजय नहीं बल्कि निस्संदेह पराक्रम में कमजोर पड़ गए। वह पूरे रास्ते चुप रहा, लेकिन अंदर डार्विन का दिमाग उथल पुथल से भर गया। वह क्रोधित नहीं था, आमतौर पर जिस तरह से वह नेक स्वभाव का होता है उस तरह से नहीं। उसमें गर्व था, लेकिन वह उससे अंधा नहीं हुआ था। एक जादूगर के रूप में नहीं, एक विद्वान के रूप में उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत थी। वह क्या था? अब भी उसके घाव के पास की त्वचा में खुजली हो रही थी। कोई गर्मी नहीं थी, ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं था, बस गति। एक ब्लेड जो हवा में फुसफुसाहट की तरह गुजरा और किसी तरह उसके सुरक्षा कवच को भेद गया। अखाड़े के किनारे पहुंचते ही डार्विन ने आह भरी। उन्हें हारना मंजूर नहीं था, लेकिन वह हार स्वीकार न करने वालों में से नहीं थे। शायद इसी रवैये ने उनकी वर्तमान लंबाई में योगदान दिया है। और उनके मन के किसी कोने में एक चिंगारी जल उठी थी। ये जिज्ञासा आक्रोश की नहीं बल्कि शोध की थी। अधिकारियों के मंच पर नीले वस्त्र पहने महिला अभी भी टस से मज नहीं हुई थी, लेकिन उसके बगल में बैठा आदमी धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे से हंस पड़ा। तो ड्यूक की प्रतियोगिता ने वाकई कुछ राक्षसों को बाहर निकाल दिया, उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा। एक ऐसे लड़के में तलवारबाजी का ऐसा कौशल जिसकी दाढ़ी अभी ठीक से उगी भी नहीं है। उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह रेन और माइकल के बीच बारी बारी से देखने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि लकड़ी की तलवार जादुई है? उसने अंत में पूछा। शायद, उस आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मुझे शक है। वह वही था। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसकी तकनीक में जिस स्तर की निपुणता है, जब तक रेन एक शूरवीर के रूप में बहुत कमजोर नहीं है तब तक उसके जैसे किसी व्यक्ति को रोकने के लिए वे लगभग कुछ भी नहीं कर सकते। उसने अपने नोट्स पर 2 बार टैप किया, फिर पन्ना पलट दिया। हम भी इसमें शामिल हैं। अंततः महिला ने सिर हिलाया और नीचे। जब रेन धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों में उस आखिरी प्रहार की सनसनी से अभी भी झुंझुनी महसूस करते हुए माइकल के बगल में अपनी सीट पर वापस लौटे तो भीड़ अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक और कुलीन व्यक्ति का पतन हो गया और प्रतियोगिता अभी आधी ही हुई थी। कुछ ही देर बाद मंच पर आने के लिए 2 और नामों को पुकारा गया और बस इसी तरह मैच जारी रहे। कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग लापता हो गए। कभी कभी दोनों प्रतिभागियों को ही प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। एक के बाद एक राउंड बीतते गए और अंत में जब केवल 9 मैच शेष थे, माइकल की बारी आई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 57 रईसों में से 12 अब बाहर हो चुके थे। इससे 45 रईस बचे। 3 को छोड़कर बाकी सभी पहले ही लड़ चुके थे और जीत चुके थे। दूसरी ओर हालात कहीं अधिक क्रूर थे। आम लोगों को न केवल अपने मुकाबलों के कारण बल्कि अन्य कारणों से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था।
एक से अधिक मामलों में दोनों प्रतिभागियों को तब बाहर कर दिया गया जब ये स्पष्ट हो गया कि उनमें से किसी के पास भी आवश्यक योग्यता नहीं थी। यदि अधिकारियों ने आपको अयोग्य घोषित कर दिया तो जीत ही काफी नहीं थी। और इसलिए जहां कुछ लोग उठे जैसे ओगा, वह विशालकाय युवक जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही हथेली से ढेर कर दिया, और रेनोआ जिसकी तलवारबाजी ने जादूगरों को भी अवाक कर दिया, वहीं कई लोग गिर गए। अब घंटों के संघर्ष, चोटों और खून के बाद केवल 18 प्रतिभागी ही बचे थे। उनमें माइकल भी शामिल था और 3 ऐसे रईस जिन्होंने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अगली जोड़ी माइक नॉर बनाम लियोनार्ड वेल। माइकल खड़ा हो गया। पहले तो भीड़ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खैर, कुछ आम लोगों को छोड़कर जिन्होंने तुरंत आपस में बुदबुदाना शुरू कर दिया। कुछ रईसों के लिए उनके नाम का कोई महत्व नहीं था, कोई पारिवारिक प्रतीक चिन्ह नहीं, कोई प्रसिद्ध वंश नहीं। एक शांत स्वभाव का युवक जिसके पास न तो कवच था, न ही कोई हथियार दिखाई दे रहा था, और उसके वस्त्र किसी द्वंद्वयुद्ध के बजाय बगीचे में टहलने के लिए अधिक उपयुक्त थे। लेकिन वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वह उसी शांत और सहजता से आगे बढ़ा जैसा उसने शुरुआत से दिखाया था, कंधे शिथिल, आंखें स्थिर, मानो जो वह करने वाला था वह एक नियमित प्रक्रिया हो। जब लियोनार्ड वेल खड़ा हुआ तो सन्नाटा टूट गया। इस बार प्रतिक्रिया देने वाले कुलीन वर्ग के लोग थे। फुसफुसाहटें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। लियोनार्ड वेल, भाग लेने की ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष है। वह शाही परिवार की वेले शाखा से ताल्लुक रखते थे, वर्तमान रानी के ही वंशज। एक कुलीन व्यक्ति जिसके पास शक्ति, संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक समृद्ध वंश था। सफेद तेंदुए का वंश। इससे सामान्य से कहीं अधिक बेहतर चपलता, विस्फोटक शक्ति और माना संवेदनशीलता प्राप्त हुई। लियोनार्ड कोई साधारण रईस नहीं था। लियोनार्ड मंच तक चलकर नहीं गया। वह सरकते हुए आगे बढ़ा। हर कदम सधा हुआ और सुरुचिपूर्ण था। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और कवच न होने के बावजूद चांदी की किनारी वाली वर्दी शांत प्रभुत्व के साथ चमक रही थी। कुछ आम लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन अधिकांश कुलीन लोग उसे जानते थे। वहीं माइकल ने अपनी उदासीनता को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वह उपेक्षापूर्ण नहीं था, बस अप्रभावित था। इस बात पर ही कई रईसों ने उपहास किया। कुछ लोगों का मानना था कि यह अहंकार था, मूर्खतापूर्ण अभिमान। फिर भी जिन लोगों ने कल उसके कारनामों के बारे में सुना था, जिन लोगों ने ध्यान दिया था, वे सिकुड़ी हुई निगाहों से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वह बीमारी के उन्नत चरण में है, शायद चरम पर। उनकी उम्र में तो वह एक विलक्षण व्यक्ति ही होंगे, लेकिन ऐसा जीवन असंभव नहीं था। इस प्रकार उनकी अज्ञानता के कारण आम धारणा अपरिवर्तित रही। वह शक्तिशाली था, हाँ, लेकिन उचित सीमा के भीतर। उस जैसे व्यक्ति को घमंडी होने का पूरा अधिकार था, और लियोनार्ड को इस तरह के अहंकार को उसकी सही जगह पर रखने का पूरा अधिकार था। वो मंच पर आया, अपनी आभा को हल्का सा स्पंदित होने दिया, एक संयमित दबाव, जैसे कोई स्प्रिंग इतनी कसकर पकड़ी गई हो कि आपको उसकी उपस्थिति का एहसास होता रहे। माइकल की मुलाकात उससे केंद्र में हुई और दोनों की निगाहें मिली। लियोनार्ड ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके होंठ इस तरह मुड़े हुए थे जो दोस्ताना और शिकारी दोनों तरह का भाव दर्शाते थे। माइकल बस खड़ा रहा, कोई रुख नहीं, कोई तनाव नहीं, मानो लड़ाई अभी शुरू ही न हुई हो, जैसे कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। फिर नीले वस्त्र पहने महिला ने अपना हाथ उठाया। शुरू करना। जैसे ही अधिकारी के मुंह से वह शब्द निकला, लियोनार्ड हरकत में आ गया। कोई झिझक नहीं थी, न ही पहले से तैयारी की गई, न ही कोई लंबा चौड़ा समय लिया गया। वह घमंडी था, हाँ, लेकिन उसका घमंड मूर्खतापूर्ण नहीं था। यह एक मौका था, एक दुर्लभ मौका। वह खुद भी जानता था कि ड्यूक की प्रतियोगिता उसके लिए नहीं बनी थी, ये तो दूसरे लोगों के लिए था। हालांकि उनका इरादा अपनी पूरी ताकत लगाए बिना उनके सामने हार मानने का नहीं था। इसका मतलब था कि अब इस मिकनॉर के खिलाफ जीत हासिल करना, जिसके कारनामों ने कल दबी दबी बातचीत और गुप्त रिपोर्टों को जन्म दिया था। प्रतियोगिता जिसके लिए भी आयोजित की गई थी, उसका सामना करने से पहले लियोनार्ड ने सभी संभावित कारकों को खत्म करने की योजना बनाई। माइकल भी उन्हीं में से एक था, इसीलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही उसने अपनी वंश परंपरा को सक्रिय किया, उसका शरीर हल्की रोशनी से जगमगा उठा। उसके अंगों पर सफेद धारियां थीं, जो त्वचा पर उकेरी गई जनजातीय प्रतीकों जैसी चमकती रेखाएं थीं, और उसकी पुतलियां बिल्ली जैसी पतली रेखाओं में सिमट गई थीं। उसकी बाहों और गर्दन पर चांदी की एक पतली सी चमक दिखाई दी। ऊर्जा के प्रवाह से उसके बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे। सफेद तेंदुआ जाग उठा था। हवा को चीर देने वाली गति से लियोनार्ड गायब हो गया। एक क्षण बाद वह माइकल के सामने फिर से प्रकट हुआ, मुट्ठी पीछे की ओर खींची हुई थी, भयावह सटीकता के साथ सीधे उसकी छाती पर निशाना साधे हुए। लेकिन जैसे ही वह उतरने वाला था, लियोनार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। माइकल वहां से चला गया था। उसने ब्लॉक नहीं किया था, उन्होंने पलटवार नहीं किया था, वह बस झुक गया था। एक मामूली सी हलचल, लगभग आलस्यपूर्ण ढंग से, और लियोनार्ड की मुट्ठी उसकी पसलियों के बजाय उसके वस्त्र के किनारे को छू गई। गति के चलते लियोनार्ड उससे आगे निकल गया। माइकल एक कदम पीछे हट गया, मानो वह बहते बादल की तरह शांत हो। लियोनार्ड हल्के से उतरा और घूम गया। उसका चेहरा अब गंभीर था। इससे बचना नहीं चाहिए था। उनके बीच की दूरी एक बार फिर कम हो गई, इस बार तेज, सटीक और लगातार हमलों की बौछार के साथ। मुठिया, ताड़ के पेड़, स्वीप्स, छोटी किक। लियोनार्ड की हरकतें तेज और जंगली थीं, जिनमें युद्ध कला की निपुणता के साथ साथ पशुवत आक्रामकता का भी समावेश था। लेकिन माइकल लगातार बचता रहा, हताशा से नहीं, प्रयास से भी नहीं, शिष्टता के साथ। जब भी लियोनार्ड हमला करता, माइकल हिलता, बगल में हटता या झुकता, कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं, हमेशा उतना ही जितना जरूरी होता। स्टैंड से देखने पर यह किसी लाइट शो जैसा लग रहा था। सफेद और चांदी के रंग की धुंधली आकृतियां, जो माइकल की हर वार से बचने की क्षणिक हलचल से ही टूट रही थी, मानो उसे पहले से ही पता हो कि वार कहां लगेगा। और इस पूरे समय माइकल देखता रहा।
न तो निर्दयता से न ही तिरस्कार से, लेकिन जिज्ञासा के साथ, मानो लियोनार्ड वेल कोई आकर्षक नया खिलौना हो। पहले तो लियोनार्ड ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लियोनार्ड ने और जोर से दबाव डाला। उसने अपनी वंश परंपरा की और अधिक शक्ति अपने आंदोलनों में डाली, अपने पैरों को उनकी आराम सीमा से परे धकेला और अपनी प्रतिक्रियाओं को तेज किया। जैसे ही उसने एक और संयोजन शुरू किया, एक उठता हुआ घुटना, एक मुड़ती हुई कोहनी माइकल के गले की और एक नुकीली हथेली, उसका शरीर धुंधला सा हो गया। माइकल ने पलकें नहीं झपकाईं, वो बस फिर से झुक गया और हवा के झोंके को अपने कॉलर से गुजरने दिया। लियोनार्ड की मुट्ठी हवा में जा टकराई, तथापि दोबारा और फिर व्हाइट लेपर्ड नोबल लड़खड़ाने लगा। लियोनार्ड की छाती कस गई, उसकी मांसपेशियां कांपने लगी, थकान से नहीं बल्कि किसी और बुरी चीज से। निराशा, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, जैसे ठंडा पानी उसकी रीढ़ की हड्डी में उतरता है। हर चूक के साथ एक सवाल और भी जोर से गूंजने लगा, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं, या फिर वो बस नहीं। लियोनार्ड ने दबी आवाज में फुसफुसाते हुए उस विचार को दबा दिया, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वह दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गया, और तब बस काफी है। आवाज तेज नहीं थी, इसमें कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई, लेकिन यह अंतिम निर्णय था। लियोनार्ड का शरीर रुक गया, नहीं जम गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, नसों में दौड़ता खून सिकुड़ गया। एक अजीब सा दबाव उस पर पहाड़ की तरह आ गिरा और उसे जमीन पर पटक दिया, इससे पहले कि उसे एहसास भी होता कि वह हिल गया है। उसके घुटने अखाड़े के फर्श पर जा टकराए, फिर उसकी पीठ, फिर अंधेरा छा गया। उसे गिरने का एहसास भी नहीं हुआ। लियोनार्ड ने आखिरी चीज जो सुनी वह हवा के खिसकने की आवाज थी, और फिर कुछ नहीं। दर्शक दीर्घ में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मैच स्ट्राइक के साथ समाप्त नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक शब्द से समाप्त हुआ था। वेल वंश के उत्तराधिकारी व्हाइट लेपर्ड नस्ल के वंशज लियोनार्ड वेल को मात दे दी गई थी, पूरी तरह से। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लियोनार्ड के बेहोश होने के बाद जो सन्नाटा छाया वह सामान्य सन्नाटे जैसा नहीं था, वह सन्नाटा जो सदमे या विस्मय के साथ आता है। नहीं, ये दूसरे प्रकार का था, ऐसी घटना जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा सन्नाटा छा गया मानो अखाड़े को ही समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। फिर लोगों के मुंह से हैरानी भरी आवाजें निकली, पहले धीमी आवाज में, फिर तेज होती हुई, फिर पूरी तरह से बुदबुदाहट में, जो स्तब्धता और भ्रम की लहर की तरह बढ़ती जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले आम लोग नहीं थे, ये कुलीन वर्ग के लोग थे। वे लोग जो सोचते थे कि लियोनार्ड वेल उस उद्दंड व्यक्ति को उसकी औकात दिखा देगा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ लोग आगे की ओर झुक गए, कुछ अन्य लोगों ने अनजाने में अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। एक या दो लोग बिना सोचे समझे खड़े रहे। उन्होंने शुरुआती झड़प देखी थी, वे लियोनार्ड की ताकत से वाकिफ थे, और अब उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इसके बाद शिकारी और साहसी लोगों का नंबर आया। वे कुलीन नहीं थे, वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे योद्धा थे, वे सत्ता को समझते थे। उन्होंने इसे उसी क्षण पहचान लिया जब लियोनार्ड ने अपनी वंश परंपरा को सक्रिय किया। उन्होंने उसके कदमों में ताकत देखी, उसके प्रहारों में बल देखा, गति का वह भयावह विस्फोट देखा जो चट्टानों को भी चकनाचूर कर सकता था। और उन्होंने महसूस किया था कि जब कोई उस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। जब लियोनार्ड ने व्हाइट लेपर्ड की नस्ल से प्रेरणा ली तो वह सिर्फ तेज और मजबूत ही नहीं हुआ था। नहीं, वो संक्षेप में उन्नत चरण से आगे बढ़कर ग्रैंड टियर में प्रवेश कर गया था, शक्ति की एक ऐसी अवस्था जो पूरे राज्य में केवल मुट्ठी भर लोगों को ही ज्ञात है। यह असल में ग्रैंड टियर नहीं था, बल्कि वंश के प्रभाव से बनाया गया एक सिमुलेशन था। कुछ लोग इसे नकली ग्रैंड टियर कहते थे, लेकिन चाहे वह नकली हो या नहीं, शक्ति वास्तविक थी। इसके साथ लियोनार्ड को इस मुकदमे में अजेय होना चाहिए था। उसे अपने जैसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलना चाहिए था, और अभी तक उसके पास था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह कुचल गया था। कोई घाव नहीं, कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं, एक भी हाथापाई नहीं हुई। उसे बस गिरने के लिए कहा गया था, और उसने ऐसा किया। नीले वस्त्र पहने अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, उन्हें कहने की जरूरत भी नहीं थी। वे भी समझ गए थे कि क्या हुआ था। उन्होंने कोई चालाकी भरी चाल नहीं देखी थी, न ही हाथ की सफाई, न ही कोई छिपी हुई तकनीक। उन्होंने दमन देखा था, यही एक शब्द उपयुक्त था। माइकल ने लियोनार्ड से लड़ाई नहीं की थी, उसने उसे दबा दिया था। जो प्राणी थोड़े समय के लिए ही सही ग्रैंड टियर में प्रवेश करता है, वह बिना किसी खरोंच के ही शक्तिहीन हो जाता है। महिला अधिकारी ने कलम को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि पंखे एक अजीब कोण पर मुड़ गया। उसके होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे और उसकी आंखें मंच पर खड़े लड़के पर टिकी हुई थी। उसके बगल में बैठा बुजुर्ग पुरुष अधिकारी पीछे की ओर झुक गया और एक लंबी धीमी सांस छोड़ी। ग्रैंड टियर, उसने कर्कश आवाज में बुदबुदाया। अंत में उस महिला ने धीमी आवाज में बात की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। कुछ पल और बीत गए, फिर उन्होंने कहा, और अगर वह बिना कोशिश किए ही ऐसा कर लेता है तो हमें कोई सनकी व्यक्ति नहीं भेजा गया है, हमें एक राक्षस भेजा गया था। स्टैंड में बैठे हुए ओगाबी धीरे धीरे पलके झपकाते हुए माइकल को भावहीन निगाहों से देख रहा था। उसने ताली नहीं बजाई, मुस्कुराया भी नहीं, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने के बाद पहली बार वह दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दिया। उसके बगल में बैठे रेन ने धीमी सी सीटी बजाए और मन ही मन बुदबुदाया, अरे बाप रे। और प्लेटफॉर्म पर माइकल बस वहीं खड़ा रहा, फिर भी चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मानो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उम्मीद थी। माइकल कुछ देर तक हिला तक नहीं, वह वहां शांति से खड़ा था, मानो अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। हालांकि परिणाम सभी के लिए स्पष्ट था। लियोनार्ड वेल को न केवल पराजित किया गया था, बल्कि वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था।
वह एक ढह चुकी आकृति में सिमट गया, जो मंच पर इस तरह पड़ा था मानो किसी ऐसी चीज को भेद चढ़ा रहा हो जो समझ से परे हो। अंततः माइकल मुड़ा और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उस शांत चाल के पीछे उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। क्या मुझे इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था? यह विचार पूरे मैच के दौरान कई बार उसके मन में आया था। सच कहें तो जिस क्षण लियोनार्ड ने अपनी वंश परंपरा को सक्रिय किया, उसी क्षण वह मैच खत्म कर सकता था, लेकिन वह हिला तक नहीं था। और इसके पीछे एक कारण था। सच कहें तो मुकदमे की शुरुआत से ही माइकल दुविधा में था। जीत को लेकर नहीं, वह तो निश्चित था, बल्कि जीतने के तरीके को लेकर दुविधा थी। तकनीकी खामियों के आधार पर अयोग्यता, अचानक हुई उल्लंघन, रहस्यमय चोटें या आरोप, वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन इससे वह रुका नहीं। और सच में माइकल वाकई में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। उसकी इस निष्पक्ष जीत को कोई नहीं रोक सकता था, कम से कम अभी तक तो नहीं। इस युद्ध से पहले ड्यूक ने उसे खतरे के रूप में नहीं देखा था। कुलीन वर्ग उसे एक विचित्र, शायद अतिशक्तिशाली उन्नत स्तर का विलक्षण प्राणी मानता था, लेकिन फिर भी वह परीक्षण की सीमाओं के भीतर ही था। अगर वह कल आक्रामक हो जाता और अनावश्यक रूप से अपनी असली ताकत दिखा देता तो आज स्थिति अलग होती। इसके अलावा भी कुछ और था, जिज्ञासा। यही दूसरा कारण था कि लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी चली। लियोनार्ड के वंश को सक्रिय करते ही माइकल ने इसे महसूस कर लिया था। जिस तरह से माना ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, उसकी उपस्थिति में जो बदलाव आया था, वह सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट दबाव, ये सब जाना पहचाना सा था। बिल्कुल उनके अपने जैसा नहीं, लेकिन मिलता जुलता। लियोनार्ड का वंश परंपरा से संबंध था, बिल्कुल उसकी तरह। उस बात ने माइकल का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसे जागृति आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। वह अब नौसिखिया नहीं था। अब उसे कुछ बातें पता चल गई थी। वह जानता था कि उसका वंश साधारण नहीं था, खासकर तब जब इसी वंश की वजह से वह अपने से ऊंचे दर्जे के जानवरों को भी पराजित कर सकता था। इसके साथ मिलने वाले लाभों या शिक्षक ब्रांड के अपनी अवसर से ईर्ष्या करने के तरीके को देखते हुए ऐसा नहीं था। वह एक उच्च कोटि का व्यक्ति था, एक ऐसी जाति जिसकी शक्ति सामान्य से कहीं अधिक है। उसने अपने वंश को असाधारण श्रेणी का बताया था, तुलना के लिए लियोनार्ड का अधिक से अधिक दुर्लभ रैंक। यह मजबूत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहीं पर बात खत्म हो गई। माइकल खुद को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यह उचित नहीं था, क्योंकि वह एक अवेक्न था, लेकिन वह स्पार्टन शैली का उपयोग कर सकता था। स्पार्टन ने लियोनार्ड को हरा दिया होता, इसलिए माइकल का निष्कर्ष काफी हद तक सही था। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि लियोनार्ड ही वह व्यक्ति था जो अपने वंश की वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित करने में असमर्थ था। अपनी सीट पर लौटते हुए माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसके विचार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थे। माइकल के बगल में बैठते ही रेन आगे की ओर झुक गया। उसने अपने दोस्त या शायद किसी अजनबी को एक ऐसे भाव से घूरा जिसे समझना मुश्किल था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, मानो वह कोहरे में से झांकने की कोशिश कर रहा हो। माइकल ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह हमेशा की तरह शांत भाव से बैठा रहा और अखाड़े की ओर देखता रहा, जहां अधिकारी अगले मैच की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन रेन खुद को रोक नहीं सका। सच बताओ, उसने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, क्या तुम राजा के नाजायज बेटे हो? माइकल की निगाहें नहीं हटी। रेन ने पलकें झपकाई, फिर कहा, या ड्यूक का, या मुझे नहीं पता, किसी प्राचीन कबीले का गुप्त उत्तराधिकारी। अभी तक कुछ नहीं हुआ। माइकल ने न तो भौहें चढ़ाई, न ही हिले डुले। वह बस सांस लेता रहा। रेन ने गहरी सांस ली और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। जाहिर है तुम जवाब नहीं दोगे। माइकल मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसके होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। रेन को बस इतना ही मिला, और किसी तरह ये काफी था। उसने अपना ध्यान वापस अखाड़े की ओर मोड़ा। पता नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा, अगर मैं आज आगे बढ़ जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, गर्व भी होता। वह रुका, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक सोए हुए ड्रैगन से लड़ रहा था और मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। माइकल ने उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस देखता रहा। 8 राउंड शेष थे। शेष प्रतिभागियों में से 2 कुलीन वर्ग के थे, बाकी सभी आम नागरिक थे। अगले मैच की घोषणा होने पर रेन चुप रहे। वंश में बचे हुए कुलीन लोगों ने पहले के युद्धों को बड़ी सावधानी से देखा था, लेकिन किसी को भी कुलीन वर्ग की परवाह नहीं थी। भीड़ ने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी। लियोनार्ड के बेहोश होने के बाद बाकी सब कुछ छोटा लगने लगा। हालांकि आखिरी 2 प्रतिभागी आगे बढ़ गए। माइकल का ध्यान आम लोगों की ओर मुड़ गया। उनमें से 7, उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे लड़े मानो उनके पास खोने के लिए कुछ भी न हो। 3 आम नागरिक आगे बढ़े, केवल 3 अन्य लोग, यहां तक कि जिन लोगों ने अपने मैच जीते थे उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। मानक तय हो चुका था, कम से कम मध्यवर्ती रैंक। सभी की निगाहें नीले वस्त्र पहने अधिकारियों की ओर मुड़ गईं। महिला हाथ में चर्मपत्र लिए खड़ी थी, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने धीरे धीरे भीड़ को देखा, फिर मंच को, और अंत में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहना शुरू किया, इस मुकदमे के अंत के साथ अब हमारे पास अंतिम परिणाम आ गया है। उनकी आवाज सुस्पष्ट थी, जो स्टैंड्स में मौजूद सभी लोगों तक पूरी स्पष्टता के साथ पहुंच रही थी। 178 प्रतिभागियों में से एक बीट उद्धरण चिन्ह ... केवल 69 प्रतिभागियों ने अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया है। कुलीन परिवारों के बीच कुछ फुसफुसाहटें फैल गईं। कुछ को राहत मिली तो कुछ को निराशा। रेन ने अपनी बाहें मोड़ी और अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसकी निगाहें पहले ही अंतर्मुखी हो चुकी थीं। महिला ने चर्मपत्र को लपेटा, अपने साथी अधिकारी को एक बार सिर हिलाकर अभिवादन किया और वापस बैठ गई। उन्होंने आगे कहा, उन नामों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। कल अंतिम चरण शुरू होगा और यह सार्वजनिक होगा। और इसी के साथ दूसरा मुकदमा भी समाप्त हो गया।
59 आगे बढ़ेंगे। रेन ने अपने सिर के पीछे खुजली की। पता नहीं, ये अजीब है, मैं घबरा रहा हूँ। रेन ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे डर रहा हूँ या फिर इस मुकदमे में जो कुछ और छिपा रहे हैं उससे डर रहा हूँ। उस टिप्पणी पर माइकल ने अपना सिर हल्का सा घुमाया। रेन ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि सच कहें तो आज कुछ ऐसे रईस भी थे जो कल नहीं आए थे। कुछ जाने पहचाने पारिवारिक प्रतीक चिन्ह आखिरी समय में दिखाई दिए, और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? माइकल ने आखिरकार उसकी ओर देखा। रेन ने सिर हिलाया। कल हालात और भी बदतर होने वाले हैं। माइकल ने सिर नहीं हिलाया, उसने बस खाली मंच की ओर मुंह फेर लिया। वह मान गया, कल का दिन अलग होगा। माइकल इसे महसूस कर सकता था, किसी ठोस आधार से नहीं, बस एक शांत निश्चितता। वहां और भी शक्तिशाली रईस इंतजार कर रहे थे, संभवतः गुप्त प्रतिभागी, ऐसे लोग जिन्हें शायद प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही चुन लिया गया था। ड्यूक किसी संत की तरह खजाने को प्रदर्शित नहीं करेगा, ऐसा संभव ही नहीं था। माइकल को यह बात अच्छी तरह से पता थी। असली सुनवाई कल से शुरू होगी। अगर सिर्फ यहाँ मौजूद लोग ही होते तो यह प्रतियोगिता अब तक उनके पक्ष में समाप्त हो चुकी होती। रेन दर्द भरी आवाज के साथ अपनी सीट से उठा और अंगड़ाई ली। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मुझे कल के लिए अपनी पूरी ताकत की जरूरत है। अगर घबराहट से किसी की मौत ना हो तो। वह हिचकिचाया, फिर बोला, तुम्हें भी सोना चाहिए ड्रैगन। मैं नहीं चाहता कि असली युद्ध शुरू होने से पहले तुम अनिद्रा के कारण मर जाओ। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके होंठ फड़क उठे। एक हल्की सी हरकत जो लगभग मुस्कान जैसी लग रही थी। रेन सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। माइकल कुछ और क्षणों तक बैठा रहा और क्षितिज को अंधेरा होते हुए देखता रहा। सूरज डूब रहा था। कल कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे तले हुए आलू खाने चाहिए या भुने हुए, या दोनों? तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन राजधानी एक नींद से जागे हुए जानवर की तरह जीवंत हो उठी। सूर्योदय की हल्की रोशनी पड़ते ही राजधानी की सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी। व्यापारियों के स्टॉल कुशलता से खुल गए, बैनर लहराए गए और भुने हुए मांस और मसालों से लथपथ ब्रेड की खुशबू हवा में फैल गई। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं था। आज ड्यूक की प्रतियोगिता आखिरकार आम जनता के लिए खुल जाएगी। अब बंद दरवाजों के पीछे इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब रहस्यमय युवाओं और चौंकाने वाली घटनाओं की फुसफुसाहट भरी अफवाहें या सुनी सुनाई कहानियां नहीं। आज शहर देखेगा। लोगों ने काफी लंबा इंतजार कर लिया था। कुछ समय से अटकलें खूब लगाई जा रही थी। भयानक आम लोगों, पतनशील कुलीनों, मिकनो और ओगा जैसे अजीब नामों और तलवार चलाने वाले आम आदमी जिसने एक कुलीन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, की बातें। फुसफुसाहटें चर्चाओं में बदल गईं। चर्चाएं बहसों में तब्दील हो गईं, और बहसें पूरी तरह से प्रत्याशा में तब्दील हो गईं। लेकिन अब वह सब खत्म हो गया। अब दर्शक दीर्घाएं पूरी तरह खुल जाएंगी। आम जनता के लिए आरक्षित स्टेडियम के विशाल डेक को मुकदमे के शुरुआती चरणों के दौरान सील कर दिया गया था, और यह केवल सीमित दर्शकों के लिए ही उपलब्ध था। लेकिन आज पत्थर के द्वार खुल गए और आम लोग बाढ़ के पानी की तरह अंदर उमड़ पड़े। वह आवाज बिजली की गड़गड़ाहट थी। व्यवसाय करने वाले और भीड़ का फायदा उठाना चाहने वाले लोगों के चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जो जरूरत से ज्यादा डरावनी लग रही थी। विक्रेताओं ने ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया। कुछ कवि बक्सों के ऊपर खड़े होकर अब तक के मुकदमे की अलंकृत कहानियां सुना रहे थे, जिनमें से अधिकतर गलत थीं और सभी नाटकीय थीं। क्या तुमने सुना? एक महिला ने दूसरी से हौंफते हुए कहा जब वे अखाड़े के द्वार की ओर दौड़ रही थी। कल एक रईस बिना छुए ही गिर पड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाता हूँ। उन्होंने कहा कि लड़के ने बस उसकी तरफ देखा और वह रईस गिर पड़ा। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। गोरा, किसी को परवाह नहीं थी। भीड़ नहीं, आज नहीं, क्योंकि निष्पक्षता का उस शो से कोई लेना देना नहीं था जिसे वे देखने आए थे। ये सम्मान, राजनीति या पारिवारिक प्रतिष्ठा का मामला नहीं था। उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यह एक शानदार नजारा था। वे मंत्रों का टकराव और हथियारों की उड़ान देखना चाहते थे। आम लोगों को अलौकिक युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर अक्सर नहीं मिलता था, लेकिन आज उन्हें भावी देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। यहाँ तक कि रईसों की तरफ भी सामान्य से अधिक भीड़ थी। दूर दराज के घरों के सदस्य रातों रात आ गए थे, कुछ गाड़ियों में, कुछ दुर्लभ जानवरों पर सवार होकर और कुछ महंगे टेलीपोर्टेशन स्लिप के माध्यम से। युवा रईसों और रईसानियों, उनके सेवकों और उनके लगातार गपशप करने वाले परिचारकों से स्टैंड भर गए थे। बेशक सभी की निगाहें कुलीन वर्ग पर नहीं थीं। दरअसल कई लोग नहीं थे। आम आदमी की नजर में कुलीन लोग दिखावटी कपड़े पहनने वाले और मोटी जेब वाले अहंकारी लोग थे। महत्वपूर्ण ये था कि वे क्या कर सकते थे, और ऐसी अफवाह थी कि उनमें से कुछ सबसे शक्तिशाली लोग बिल्कुल भी कुलीन वर्ग के नहीं थे। लोग लगातार एक खास नाम फुसफुसा रहे थे, माइक नॉर। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई परिवार नहीं, किसी भी संघ, गुट या घराने से उसका कोई ज्ञात संबंध नहीं था। लेकिन बिल्कुल कल उन्होंने एक शाही खानदान के रईस को आलू की बोरी की तरह बिना हाथ उठाए ही गिरा दिया था। लोग इसे देखना चाहते थे। कसाई का बेटा, टेढ़ी कमर वाला बूढ़ा बढ़ई, अपनी माँ की आस्तीन पकड़े हुए भूली आंखों वाली छोटी बच्ची, उन्हें कुलीन वर्ग की ऊंच नीच की परवाह नहीं थी। वे धमाके चाहते थे, वे विस्मय पैदा करना चाहते थे, और वे तैयार थे। शहर के सराय खचाखच भरे थे, सड़कें जाम थीं, और जादूगरों द्वारा इमारतों में या इमारतों के ऊपर अस्थायी मायावी देखने के मंच बनाए गए थे, जो बिना प्रवेश टिकट वाले लोगों को अखाड़े में प्रवेश करने से रोककर पैसा कमाना चाहते थे। राजधानी में इतने लंबे समय से इतना उत्सव का माहौल नहीं था। यहाँ तक कि आकाश भी इस मौसम को पसंद करता प्रतीत हो रहा था, बादलों से रहित, गहरा नीला और आशाओं से भरा हुआ। अखाड़े के द्वार पर अधिकारियों ने भीड़ को प्रतीकात्मक चौकियों से होते हुए आगे बढ़ने का निर्देश दिया। सुरक्षा व्यवस्था 3 गुना बढ़ा दी गई थी।
सुरक्षा से अधिक डराने धमकाने के उद्देश्य से पहरेदार पूरी औपचारिक पोशाक में शान से खड़े थे। अंदर दर्शक दीर्घाएं तेजी से भर गईं। उत्तेजना बिजली की तरह गूंज रही थी, मानो कोई बिजली जाल में फंस गई हो। माइकल दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा और सुबह की भीड़ के बीच से निकल गया। शहर की जयकार उसके चारों ओर गूंज उठी, उत्सवपूर्ण और अव्यवस्थित, लेकिन वह मुश्किल से उसके कानों तक पहुंची। उसे और भी कई बातों पर विचार करना था। पिछले दिनों के विपरीत आज उन्होंने साधारण वस्त्र या सादे कपड़े नहीं पहने थे। आज वे पूरी तरह तैयार थे। काले रंग का कवच उसके दुबले पतले शरीर से चिपका हुआ था, हल्के मिश्र धातु की चिकनी शरीर के आकार के अनुरूप प्लेटें, जिन्हें माना उपचारित रेशों से मजबूत बनाया गया था। रेखाओं के साथ साथ हरे रंग की सूक्ष्म चापें हल्की हल्की झिलमिला रही थीं, जो प्रशिक्षित आंखों वालों को यह संकेत दे रही थी कि यह कोई साधारण उपकरण नहीं है। उसकी पीठ के पीछे उसका भाला म्यान में था। हरे काले रंग की धातु का खुला हुआ हिस्सा धीमी सी गूंज रहा था, मानो उसे पता हो कि लड़ाई करीब है। उसके लंबे और काले बाल हवा में लहरा रहे थे, चलते समय वे उसकी गर्दन को छू रहे थे, और उसके कानों में छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले झुमके थे। सायरन की प्रतिध्वनि, वही कलाकृति जिसने कुछ सप्ताह पहले भ्रष्ट राक्षस के हमले के दौरान उसकी जान बचाई थी। माइकल ने उन्हें अनमने ढंग से समायोजित किया। उसे उन्हें परखने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि वे काम करते हैं। अब वह उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहा था। कल जब परीक्षण समाप्त हुआ तो अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि प्रतिभागियों को एक अलग रास्ते से प्रवेश करना होगा, अखाड़े के आधार के पास स्थित पार्श्व सुरंगों में से एक से। माइकल ने ध्यान दिया था। उसे शक था कि यह वही रास्ता था जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले परीक्षण के लिए राक्षसों को ले जाने के लिए किया था। यह बहुत ही गुप्त तरीका था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे धूमधाम से अलग रखा गया था। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। माइकल को ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। जैसे ही वह पूरी वर्दी में सड़क पर निकला, लोग उसे देखने लगे। बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के भी उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो ध्यान आकर्षित करता था। कॉलर के नीचे से थोड़ा सा दिखाई दे रहा उसका पीला चेहरा और गोरी गर्दन सुबह की रोशनी में चमक रही थी। वह इतना खूबसूरत दिखता था कि लग ही नहीं रहा था कि वह एक योद्धा हो सकता है। फिर भी उसकी त्वचा के नीचे छिपी कोई आदिम प्रवृत्ति उसे देखने वालों की सहज प्रवृत्ति को चेतावनी देती थी। ये खतरनाक है। माइकल एक पल के लिए धुंधला सा हो गया, उसका शरीर गति की एक लकीर में गायब हो गया, अपने पीछे हवा और सन्नाटा छोड़ते हुए। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह अखाड़े की एक तरफ की दीवार के पीछे एक पहरेदार प्रवेश द्वार से ठीक पहले था। दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन माइकल द्वारा दोनों हाथ ऊपर उठाने पर वे रुक गए। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे मानो वे सीने से बाहर निकल आना चाहते हों। उन्होंने तभी प्रतिक्रिया दी जब माइकल ने अपना नंबर टैग उनमें से एक पर फेंक दिया। वे एक तरफ हट गए। उनसे यही उम्मीद थी। सुरंग के अंदर हवा ठंडी होती गई। इतनी दूर तक सूरज की रोशनी कम ही पहुंच पाती थी। माइकल धीमी लेकिन दृढ़ कदमों से चल रहा था। वह एक विशाल कक्ष में दाखिल हुआ, चौड़ा, गोलाकार, जिसकी दीवारों पर युद्ध के निशान थे। फाइनल में पहुंचने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, या अधिकारी इसे जो भी नाम देना चाहें। वह सबसे पहले पहुंचने वालों में से नहीं थे। कुछ अन्य लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, दीवारों पर झुके हुए, बक्सों पर बैठे हुए, अंगड़ाई लेते हुए, एक दूसरे से धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए। उसने उन्हें कल से पहचान लिया था। वह शांत स्वभाव का लड़ाकू जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी को लोहे की मुट्ठियों से जमीन पर पटक दिया था। वह दुबला पतला भालाधारी योद्धा जो पानी की तरह चलता था और जिसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला था। यहाँ तक कि उगा भी वही था, दीवार के पास ऐसे बैठा हुआ था जैसे सर्दियों में कोई भालू सो रहा हो, हाथ बांधे हुए, सिर थोड़ा हिलाते हुए। माइकल के प्रवेश करते ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ने देखा। उसने जवाब में एक बार सिर हिलाया और बैठने के लिए एक खाली बेंच ढूंढ ली। फिर उसने भौहें चढ़ा ली। रेन वहां नहीं था। माइकल ने पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए कमरे को एक बार फिर से देखा, लेकिन नहीं। भूरे बालों की एक झलक भी नहीं दिखी, नहीं वह व्यंग्यपूर्ण तेवर। माइकल ने सोचा शायद उसे देर हो रही है, या शायद उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। उसका मन कहीं और भटक गया। आज का दिन आसान नहीं होने वाला था। वह इसे महसूस कर सकता था। कल वे कुलीन लोग प्रकट हुए जो प्रारंभिक चरणों में उपस्थित नहीं थे। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इतने अवश्य थे कि प्रश्न उठने लगे। अगर आज के लिए और भी कुछ बचाकर रखा गया होता। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह तैयार था। तारांकन, राजधानी के दक्षिणी छोर पर मौजूद कई सराय में से एक के पीछे स्थित एक साधारण से कमरे में रेन नोआ अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठे थे। उसकी पीठ सीधी थी, उसके हाथ दृढ़ थे, उसकी निगाहें उसके घुटनों पर रखी लकड़ी की तलवार पर टिकी हुई थी। वही तलवार जो 5 साल की उम्र से कभी उसके साथ से अलग नहीं हुई थी। ब्लेड देखने में भद्दा लग रहा था, साधारण सा, बार बार इस्तेमाल होने से धार पर हल्के फुल्के निशान थे। फिर भी पर्दों से छनकर आती रोशनी में उसमें एक अलग ही चमक थी, कुछ और ही। रेन को पता नहीं था कि क्या, लेकिन यह उसका था, और जल्द ही वह तलवार या तो उसे ऊपर उठाएगी या फिर उसे नीचे गिरा देगी। तलवार की मूठ पर उसकी उंगलियां थोड़ी कस गईं। बस यही है, उसने धीमी आवाज में कहा। अंतिम परीक्षा, कुछ ही घंटों में वह फिर से उस अखाड़े के मंच पर होगा। इस बार पूरी दुनिया देख रही है, और वह सिर्फ किसी खिताब या पुरस्कार के लिए नहीं लड़ रहा था। नहीं, वह किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहा था जिसने पीढ़ियों से नूह के नाम को कलंकित कर रखा था। स्थिति, परंपरा, प्रतिष्ठा। वह एक नूह थे और इसका कुछ महत्व था। हाँ, नूह के वंशज कुलीन थे, लेकिन सबसे निचले दर्जे के। एक धूल भरी, पिछड़ी हुई उपाधि जो सदियों पहले किसी पूर्वज को दी गई थी। वे सामंत थे, सबसे निचले दर्जे के लोग, और हर पीढ़ी ने बेताब होकर ऊपर उठने की कोशिश की और ऊंचाई पर पहुंचने की।
पहचान बनाने की, सच्चे कुलीनों में गिने जाने के लिए। ऐसे कुलीन जिनके नाम दरबार में सम्मान अर्जित करते थे, जिनके शब्दों का अर्थ पारिवारिक भूमि से कहीं अधिक होता था। रेन को वह सपना विरासत में मिला था। उसने इसके लिए अनुरोध नहीं किया था, लेकिन वह मौजूद था, शांत, निरंतर, जैसे उसकी छाती में दबाव हो। और यह प्रतियोगिता, यह उनके लिए एक मौका था। अगर वह जीत जाता है, अगर वह सचमुच जीत जाता है, तो उसे सिर्फ अपने पिता से भी ऊंचा खिताब नहीं मिलेगा। वह विस्काउंट बन गया था, सच्ची कुलीनता से बस एक कदम दूर, असली कुलीनता से। और फिर वो आ गई, ड्यूक की बेटी। रेन को उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन क्या उससे शादी करने से नू परिवार का रुतबा और बढ़ जाएगा? क्या इससे उनकी वंश परंपरा राजधानी के अभिजात वर्ग के दिलों में स्थापित हो जाएगी? तो हाँ, वह उसे चाहता था। रेन ने अपनी आंखें बंद की और सांस छोड़ी, लेकिन तभी उनके मन में एक और छवि कौंध गई। माइकल और ओगा, वे दोनों, एक हवा की तरह तेज था, दूसरा बिजली की तरह प्रहार करता था, और दोनों ने अभी तक कोशिश भी नहीं की थी। रेन ने इसे देखा था, माइकल ने अभी तक अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी, ओगा ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई थी, और इससे वह डर गया। वह यहाँ सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उसे कुछ साबित करना था। रेन ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने लकड़ी की तलवार को अपनी कमर से बांध लिया। मैं नहीं हारूंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं हार ही नहीं सकता। वह कुछ देर और वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करता रहा। फिर पीछे मुड़े बिना वह कमरे से बाहर निकल गया, उस दिन की ओर जो उसके शेष जीवन को परिभाषित कर सकता था। ग्रैंड मेज लियान का कार्यालय। डेस्क के पीछे बैठे बूढ़े जादूगर के चेहरे पर शिकन थी। पिछले कुछ दिनों में ये पहली घटना है। उसने मुड़कर अपने निजी सेवक की ओर देखा जो मेज के दूसरी ओर खड़ा था। आपके हिसाब से उनकी संख्या कितनी है? कम से कम 30, मेरे स्वामी। उनकी ताकत मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि साम्राज्य से कोई आया था। ड्यूक एवरमून ने कुछ नहीं कहा। मैं नहीं बता सकता महाराज, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कई दिनों तक उन सभी को अपने यहाँ ठहराया, उससे कुछ तो पता चलता है महाराज। वो कमीना। मेज लियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक तरह से देखा जाए तो अगर इस बात पर विचार किया जाए कि ड्यूक के निजी मामलों में उनका कोई दखल नहीं था, तो वे कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे रहे थे। दुर्भाग्यवश यही व्यवसाय उनके लिए जीवन रेखा साबित हुआ। क्या प्रतियोगिता इसी वजह से नहीं हुई थी? शुरुआत में मेजलियान बिल्कुल सहज थी और उसने प्रतियोगिता के विवरणों पर ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। माइकल के बारे में उनकी समझ को देखते हुए उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि युवा हार जाएगा। दुर्भाग्यवश चीजें दूसरी दिशा में जाती दिख रही हैं। मेरे पीछे आओ, चलो एक ड्यूक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। माइकल बेंच पर ही बैठा रहा। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था, क्योंकि उसके पीछे गलियारे में और भी कदमों की आहट गूंज रही थी। एक के बाद एक नए लोग कक्ष में प्रवेश करते गए। कुछ लोगों ने शाही प्रतीक चिन्ह पहन रखे थे, रेशम और चमड़े की कवच से बने अलंकृत कोट जिन पर राजसी चिन्ह सिले हुए थे। कुछ अन्य लोगों के पास परिवार के कोई प्रतीक चिन्ह नहीं थे और केवल चमकीले उपकरण थे, और अधिक कुलीन लोग और अधिक आम लोग। माइकल ने उन सभी को नोट कर लिया। कुछ लोगों ने अभिवादन के तौर पर संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया, लेकिन अधिकांश लोगों ने बस कमरे का जायजा लिया और एक कोने को चुन लिया। तनाव कोहरे की तरह घना होता चला गया। वहां मौजूद सभी लोगों में से एक ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक लड़की, इतनी भी कम उम्र की नहीं थी। कम से कम वो अपनी उम्र के 25वें दशक के करीब तो पहुंच ही चुकी थी। उसका शरीर दुबला पतला लेकिन चुस्त दुरुस्त था। उसकी पीठ पर एक लंबी चोटी लटकी हुई थी और उसकी निगाहें एकाग्र थीं। माइकल ने उसे पहले भी देखा था। वह उन कुछ आम महिलाओं में से एक थी जो पहले दौर को पार करने में सफल रही थी, और अब केवल वही एक बचा था। उसने एक महिला साहसी के रूप में जैसी पोशाक पहनी थी, वैसी ही पोशाक भी पहनी थी। उसने इधर उधर नहीं देखा, किसी की ओर नजर भी नहीं डाली। वह दूर एक दीवार के पास खड़ी थी, आंखें बंद किए हुए, हाथ कमर के पीछे एक दूसरे से जुड़ी हुई दो कतारों की मूठों पर टिके हुए थे। माइकल ने कुछ और सेकंड तक उसे देखा, फिर अपनी निगाहें हटा ली। जैसे ही दो परिचित आकृतियां पीछे के दरवाजों से प्रतीक्षालय में दाखिल हुई, फुसफुसाहट की आवाज थम गई। अधिकारियों, अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला दोनों हमेशा की तरह गहरे नीले रंग के साफ सुथरे और आकर्षक वस्त्र पहने हुए थे। उनके चलने पर उनके वस्त्र हल्के से लहराए। महिला के बाल कसकर बंधे हुए थे, उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। वह व्यक्ति अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर चल रहा था। उसकी एक हथेली में कागज का एक छोटा सा बंडल ढीले ढंग से पकड़ा हुआ था। कमरा सहज रूप से सीधा हो गया। प्रतिभागियों, उस व्यक्ति ने स्पष्ट आवाज में कहना शुरू किया, आपका क्षण आ गया है। उन्होंने तालियों का इंतजार नहीं किया। तालियां बज ही नहीं रही थीं। यह अंतिम परीक्षा है। अब से पूरे राज्य की निगाहें आप पर टिकी हैं। माइकल को हवा में बदलाव महसूस हुआ। उन शब्दों को सुनकर ओगा भी थोड़ा सा हिल गया। आज की घटनाओं को देखने के लिए सामंत, व्यापारी, सेनापति, गिल्डमास्टर और यहाँ तक कि विदेशी प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उस महिला ने बर्फ पर स्टील की तरह कठोर आवाज में कहा। यह मंच एक खिड़की है, एक अवसर है। उसने कमरे पर धीरे धीरे नजर डाली।
और आप में से कुछ लोगों के लिए यह एक मौका हो सकता है। माइकल स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसने देखा कि कई प्रतिभागी अपनी सीटों पर हिलने डुलने लगे। एक कुलीन व्यक्ति सीधा खड़ा हो गया। एक अन्य आम नागरिक ने अपने जबड़े भींच लिए। आप सिर्फ एक खिताब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वह व्यक्ति उनके सामने धीरे धीरे टहलते हुए बोला। ड्यूक का पुरस्कार बहुत बड़ा है, ये सच है, लेकिन अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो भी यह मंच आपकी सोच से कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है। वह अंगीठी के पास रुका और मुड़ गया। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अगर आप प्रभावित करते हैं, तो यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रायोजन देने, पद देने, प्रशिक्षुता प्रदान करने और कृपा प्रदान करने की शक्ति है। महिला ने एक बार सिर हिलाया। इसलिए लड़ो, सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी। माइकल की निगाहें फिर से इधर उधर भटक गईं। कुछ लोग स्तब्ध रह गए, विशेषकर आम लोग। एक हटे कट्टे कुल्हाड़ी चलाने वाले ने तेजी से पलकें झपकाई। जाहिर तौर पर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह किसी रईस का स्नेह प्राप्त कर सकता है। एक अन्य प्रतिभागी, एक दुबला पतला युवक जिसकी नाक पर एक टेढ़ा मेढ़ा निशान था, पहली बार थोड़ा उत्साहित दिखाई दिया। लेकिन दूसरे लोग भी थे। महिला खंजर चलाने वाली की तरह, वह हिली तक नहीं। उसे पहले से ही पता था। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसका मन चुपचाप आकलन कर रहा था। जाहिर है, इसलिए कुछ आम लड़कियां भी भाग लेने आई थीं। हर कोई यहाँ जीतने के लिए नहीं आया था, कुछ लोग तो सिर्फ दिखने के लिए आए थे। और एक ने ऐसा किया। केवल एक ही उत्तीर्ण हुआ। उसे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। उसने अपनी जगह मेहनत से हासिल की थी। पुरुष अधिकारी ने अपने हाथ में मौजूद चर्मपत्र की जांच की और उसे वापस लपेट दिया। हम जल्द ही शुरू करेंगे, तैयार हो जाए। फिर दोनों मुड़े, नीले वस्त्र लहराते हुए वे बगल के गलियारे से बाहर निकल गए। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया, लेकिन माहौल अलग था, अधिक मोटा, अधिक तीक्ष्ण। माइकल ने अपने बगल में रखे भाले को ठीक किया। आंखें आधी बंद करके उसने नीचे झुककर अपनी बालियों को एक बार थपथपाया। ये शुरू हो गया है, उसने सोचा और इंतजार करता रहा। ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। नीले वस्त्रधारी अधिकारियों के बाहर निकलने के कुछ ही क्षणों बाद कमरे में एक नई उपस्थिति का आभास हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। लाल वस्त्रधारी एक अधिकारी। उनकी नजरें प्रतिभागियों पर घूम पड़ी। ध्यान से सुनो, उसने स्पष्ट और सटीक स्वर में कहा। अंतिम सुनवाई शुरू होने से पहले तुम्हें समूहों में बांटा जाएगा। उसने एक पतला सा चर्मपत्र उठाया और अपनी कलाई की एक झटके से उसे खोल दिया। उन्होंने आगे कहा, 4 समूह होंगे, समूह ए से डी तक। प्रत्येक समूह में अधिकतम 25 प्रतिभागी होंगे। ये सुनकर माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 25। उन्होंने तुरंत हिसाब लगा लिया। कलाए नतीजों के अनुसार 69 प्रतिभागी अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। 25-25 लोगों के 4 समूह होने से 100 लोगों के लिए जगह बन जाएगी। इससे 31 अतिरिक्त स्लॉट बच गए। अगर उन्हें भरा जाना था तो वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इस बात पर ध्यान दिया। कुछ लोगों ने मुड़कर देखा। दीवार के पास खड़ी शांत लड़की ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। माइकल के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। क्या वे समूहों में अनावश्यक लोगों को शामिल कर रहे हैं, या क्या असली प्रतिभागी अब आ रहे हैं? वह निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आए थे, और ये तो बस उनका आखिरी प्रदर्शन था। उसने मुश्किल से अपना यह विचार पूरा किया ही था कि दूसरे छोर पर स्थित दरवाजा फिर से खुल गया, और तभी एक ऐसा व्यक्ति अंदर आया जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। रेन ने चमड़े का कवच पहन रखा था जिससे वह थोड़ा डरावना लग रहा था। अगर कवच पर घिसे पिटे निशान न होते तो वह थोड़ा और अधिक कुलीन दिखता। उसकी लकड़ी की तलवार उसकी कमर से बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति छा गई जो केवल दृढ़ इच्छाशक्ति पर आधारित थी। वह चलकर वहां नहीं गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन कमरे के दूसरी ओर से उसने माइकल की ओर एक बार सिर हिलाकर अभिवादन किया। माइकल ने भी वैसा ही भाव व्यक्त किया। फिर रेन कमरे के दूसरे छोर पर एक खाली जगह पर जाकर अकेले बैठ गया। माइकल ने उसे कुछ देर और देखा, फिर अपनी निगाहें हटा ली जब लाल वस्त्रधारी अधिकारी ने नाम जोर से पढ़ना शुरू किया। समूह बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ग्रुप ए होगा, अधिकारी ने सबसे पहले पुकारा। उस विशालकाय आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैसियस रेल, एक दुबले पतले रईस ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। डेला मायरे, अधिकारी ने आगे कहा। यह नाम उस छुरीधारी लड़की का था। वह चुपचाप आगे बढ़ी और निर्देशानुसार बाईं ओर मुड़ गई। एक एक करके नाम पुकारे गए। समूह धीरे धीरे भरते गए, और तब मिकनॉर, अधिकारी ने पुकारा। माइकल चुपचाप खड़ा रहा। लाल वस्त्रधारी अधिकारी ने ऊपर देखा तक नहीं। समूह बी। माइकल कमरे के दाहिनी ओर गया और एक शांत जगह ढूंढ ली। कुछ समय बाद रेन का नाम आया। रेन नोआ, अधिकारी ने कहा। समूह सी। रेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन माइकल ने इसे देख लिया। तनाव की एक हल्की सी झलक। अगर उन्हें एक ही समूह में रखा जाता तो वे शुरुआत में एक दूसरे का सामना नहीं करते। यही तर्क था। अब वह संभावना अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। रेन ने नाक से सांस छोड़ी और चुपचाप अपने निर्धारित समूह की ओर बढ़ गया। माइकल के समूह में धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, कुछ अजनबी भी थे, लेकिन उनमें न तो रेन और न ही उगा शामिल थे। माइकल को कोई निराशा नहीं हुई, कोई चिंता नहीं हुई। उगा को भी कुछ पता नहीं था। भालू जैसे दिखने वाला वह आम आदमी पहले से ही ग्रुपे में आराम से बैठा था, दीवार से ऐसे टिका हुआ था जैसे वह उसका निजी तंबू हो। लेकिन रेन की उंगलियों ने अपनी तलवार के मूठ पर एक बार थपथपाया। डर के मारे नहीं, गणना से बाहर। वह चाहता था कि हालात उसके पक्ष में हो। अब स्थिति पेचीदा हो गई थी। माइकल अपने कोने में लौट आया और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि लाल वस्त्र पहने अधिकारी के दोबारा बोलने से पहले उन्हें आराम करने का पर्याप्त समय नहीं मिला।
आसपास देखिए, यहाँ कई प्रवेश द्वार हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आप में से कुछ लोगों को अब तक इनका उद्देश्य समझ आ गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये प्रवेश द्वार सीधे मंच तक जाते हैं। आगे एक प्रतीक्षा कक्ष भी है। अब आप अपने समूह के अनुसार प्रवेश करें और मंच पर आने के लिए अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार करें। बाकी लोग भी जल्द ही आपके साथ शामिल हो जाएंगे। उस आखिरी पंक्ति को पढ़ते ही माइकल की आंखें धीरे धीरे खुली। जल्द ही अन्य लोग भी आपसे जुड़ेंगे। तो ये सच था, उन्हें पहले से ही शक था। गणित झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि सुनी, लाल वस्त्रधारी अधिकारी ने इसे इतनी सहजता से कहा, मानो इससे मुकदमे की पूरी स्थिति बदलने वाली ही न हो, तो बात पक्की हो गई। प्रतिभागियों की संख्या अधिक थी। वे लोग जो पहले 2 परीक्षणों से नहीं गुजरे थे, छिपे हुए उम्मीदवार, संभवतः सावधानीपूर्वक चुने गए। माइकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनके विचार और भी गहरे हो गए थे। कितने 100, और उन्हें अब तक क्यों छिपाकर रखा गया था? क्या उन्हें आरक्षित रखा गया था? क्या वे ही असली उत्तराधिकारी थे जिन्हें ड्यूक सत्ता में देखना चाहते थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं। माइकल अपनी जगह से उठा और ग्रुप बी के बाकी सदस्यों के पीछे पीछे एक तरफ के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। एक लंबा गलियारा आगे जाकर एक चौड़े रास्ते में बढ़ गया। अंत में एक मजबूत इस्पात का दरवाजा लगा हुआ था। यह एक धीमी सी आवाज के साथ खुला, जिससे पत्थर की बेंचों की कतारों वाला एक साफ सुथरा साधारण प्रतीक्षा कक्ष दिखाई दिया। माइकल अंदर आया, दरवाजे से सबसे दूर वाली बेंच पर एक सीट ढूंढी और शांति से बैठ गया। उनके समूह के अन्य सदस्य उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। माइकल चुपचाप बैठा था, थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसकी कोहनियां उसके घुटनों पर टिकी थीं। उसका हरा काला भाला उसके बगल में सीधा खड़ा था। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। लगभग 10 मिनट बीतने के बाद वातावरण में फिर से बदलाव आया। स्टील का दरवाजा चरमराते हुए खुला और बाहर गलियारे में कदमों की आहट गूंज उठी। और सिर्फ एक सेट नहीं, बल्कि कई सेट। सबसे पहले प्रवेश करने वाला एक लंबा युवक था, जिसने चांदी की बारीक नक्काशी से जड़ा हुआ गहरे लाल रंग का कवच पहन रखा था। उसकी छाती पर एक ऐसा चिन्ह चमक रहा था जिसे माइकल पहचान नहीं पाया। उसका चेहरा तेज, साफ और भावहीन था। उसके पीछे 2 और लोग आ रहे थे, जो उतने ही अच्छे कपड़े पहने हुए और उतने ही सलीके से तैयार थे। फिर एक और एक और। जब वे सब अंदर आए, तब तक उनकी संख्या 6 हो चुकी थी। 6 नए आंकड़े। सभी ने ऐसे कवच पहन रखे थे जो समूह बी के वर्तमान रईसों द्वारा पहने जाने वाले किसी भी कवच से कहीं बेहतर थे। उनमें से हर कोई ऐसे चल रहा था मानो वे यहीं के रहने वाले हों, और शायद उन्होंने ऐसा किया भी हो। माइकल को ये जानने के लिए किसी कौशल का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वे शक्तिशाली थे। कमरे में मौजूद अधिकांश लोगों से अधिक शक्तिशाली। कमरे ने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। समूह बी के कुलीन लोग थोड़ा सीधे होकर बैठे, उनकी निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने एक दूसरे को सूक्ष्म निगाहों से देखा। कुछ सख्त हो गए तो कुछ ने तेवर चढ़ा लिए। दूसरी ओर आम लोगों ने ज्यादातर अपनी निगाहें नीचे कर लीं। अनकही सच्चाई स्पष्ट थी, ये नए प्रतिभागी पहले के परीक्षणों में भाग नहीं ले चुके थे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने बाकी लोगों की तरह अपनी जगह अर्जित नहीं की थी। फिर भी वे यहीं खड़े रहे, ठीक वैसे ही जैसे कल के कुलीन लोग थे। हालांकि फर्क ये था कि कल के वे कुलीन लोग जो आज यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने ऐसा नहीं किया। नियमों के अपवाद, नियमों से ऊपर के उम्मीदवार। माइकल की निगाहें उन पर एक एक करके। भूमि, वो पहले ही बता सकता था कि नेता कौन थे। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति, लाल रंग के कपड़े पहने लंबा व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो सबसे मजबूत भावना को व्यक्त करता था। सन्नाटा अपेक्षित समय से अधिक देर तक बना रहा, जब तक किसी ने इसे तोड़ नहीं दिया। एक कुलीन व्यक्ति। माइकल थोड़ा मुड़ा। वक्ता एक लड़का था जिसके बाल एकदम काले थे, करीने से कंघी किए हुए थे और चांदी के क्लिप से बंधे हुए थे। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और हाथ बांधकर आगे बढ़ा। तुम लोग कौन हो? उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। माइकल को लगा कि यह सवाल अनावश्यक था। यही प्रतियोगिता के असली खिलाड़ी होने चाहिए। हालांकि जल्द ही उनके विचार बदल गए। रुको। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वे खुद को नहीं जानते? यकीनन जो कोई भी धोखे से इस अंतिम चरण तक पहुंच सकता है, वह सामान्य नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के पास तो पर्याप्त प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, लेकिन वे बाहरी लोगों की तरह क्यों दिख रहे थे? पहले तो माइकल ने तुरंत यह नहीं मान लिया कि वे राज्य के बाहर से आए हैं। इसके बजाय उनका मन एक अधिक ठोस संदेह की ओर चला गया, क्या अन्य समूहों में भी नए लोग हैं? लेकिन इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, तनाव टूट गया। नवादमियों में से एक ने उपहास उड़ाते हुए आगे कदम बढ़ाया। लाल रंग के वस्त्र पहने नेता से कद में छोटा लेकिन शरीर में चौड़ा, कांसे जैसी त्वचा और तेज सरीसृप जैसी पीली आंखें। उसकी आवाज में व्यंग्य का लहजा था। लायनहॉर्न किंगडम के आप राइस रिपोर्टों में बताए गए अनुमान से भी कहीं अधिक निराशाजनक है। कमरा एकदम शांत हो गया। पहले बोलने वाले उस रईस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुमने अभी क्या कहा? मैंने वही कहा जो तुमने सुना। कांस्य रंग की आंखों वाले युवक ने व्यंग्य किया। सिर्फ घमंड है, कोई दम नहीं। तुम्हें लगता है कि कुछ निचले स्तर की झड़पों में रेंगते हुए निकल जाने से तुम योग्य बन जाओगे। तुमने इस अखाड़े को अपने पिछवाड़े का अभ्यास मैदान समझ लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया।
नए आए लोगों में से एक ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, उन पर ज्यादा सख्ती मत करो रयो। वे बहुत लंबे समय से इस उथले तालाब में तैर रहे हैं। मेंढकों को समुद्र का नजारा न पता होने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। बस यही काफी था। कमरा लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा उन रईसों से भरा था जो खुद को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहे थे। दूसरा हिस्सा आम लोगों से बना था जो किसी भी पक्ष के प्रति वफादार नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें मेढक कहलाना पसंद नहीं था। माइकल हिला तक नहीं। लायनहॉर्न नाम का वह रईस फिर आगे बढ़ा। साफ साफ बोलो, तुम लोग हो कौन? लाल रंग के वस्त्र पहने युवक ने अंततः मुस्कुराया और फिर जानबूझकर घमंड भरे लहजे में उसने उत्तर दिया, हम पृथ्वी ड्रैगन साम्राज्य से हैं। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले ऐसा लगा मानो किसी ने कमरे में बम गिरा दिया हो। यहां तक कि माइकल की भौहें भी थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। उसने कम से कम आधे प्रतिभागियों की तेज सांस लेने की आवाज सुनी। पृथ्वी ड्रैगन साम्राज्य। माइकल अब उतना अज्ञानी नहीं था जितना वह इस राज्य में पहली बार प्रवेश करने पर था। ग्रैंड मेज लियान द्वारा दिए गए उपहार की बदौलत उसने कुछ ही हफ्तों में उतना सीख लिया था जितना कि अधिकांश स्थानीय लोग 1 साल में सीखते हैं। लायनहॉर्न साम्राज्य अकेला नहीं था, यह एक साम्राज्य के अधीन कार्यरत था और इस साम्राज्य के भीतर 3 राज्य बाकी राज्यों से अलग थे, इतने शक्तिशाली कि उनमें से प्रत्येक अकेले ही छोटे साम्राज्यों को टक्कर दे सकता था। लायनहॉर्न साम्राज्य, इस्पात साम्राज्य और पृथ्वी ड्रैगन साम्राज्य वे महज राज्य नहीं थे, वे स्तंभ थे, क्षेत्रीय दिग्गज जो साम्राज्य के भीतर साम्राज्यों की तरह काम करते थे। माइकल ने पढ़ा था कि पृथ्वी ड्रैगन साम्राज्य अपनी युद्ध कला में श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसके लायनहॉर्न के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। दशकों से चली आ रही परोक्ष शत्रुता, क्षेत्रीय विवाद, आर्थिक टकराव, सांस्कृतिक तिरस्कार, वे खुले तौर पर युद्ध में नहीं थे लेकिन वे सहयोगी भी नहीं थे। तो फिर अर्थ ड्रैगन के कुलीन वर्ग लायनहॉर्न प्रतियोगिता में क्यों शामिल थे? और स्पष्ट रूप से कहें तो उन्हें उस मुकदमे में भाग लेने की अनुमति क्यों दी जा रही थी जहां विजेता को न केवल एक उपाधि मिलती थी बल्कि ड्यूक की बेटी का हाथ भी मिलता था? माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। ड्यूक एवरमून, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यह महज पक्षपात नहीं था। ये याद रखना चाहिए कि ड्यूक अपनी बेटी को पुरस्कार के रूप में पेश कर रहा था। हालांकि इस तरह से वह भेड़ियों को अपने मान में आमंत्रित कर रहा था। और माइकल अकेला ऐसा नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। आम लोग भी, हालांकि शांत थे लेकिन स्पष्ट रूप से भयभीत थे। वे मूर्ख नहीं थे, वे अपनी जगह जानते थे कि इस प्रतियोगिता से बाहर निकलने के बाद वे वापस रईसों की सेवा करने, उनके खेतों में काम करने या राक्षसों से भरे खेतों में गुमनाम रूप से मरने के लिए लौट आएंगे। लेकिन वे यहाँ ये सोचकर आए थे कि वे अपने ही लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला उन बाहरी लोगों से हो रहा है जो इससे पहले किसी भी मुकदमे का हिस्सा नहीं रहे थे। और कुलीन वर्ग, वे लगभग अपमानित महसूस कर रहे थे क्योंकि आम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे जबकि कुलीन वर्ग कर सकता था। और उस पूर्व कुलीन व्यक्ति ने ऐसा ही किया। तुम हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम यहाँ के नहीं हो। लाल कवचधारी नेता ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तो फिर हमें पीटकर घर भेज दो। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। या फिर घुटने टेककर अपनी जगह जान लो। पूरा कमरा तनाव से भरा हुआ था।